क्लास में कदम रखते ही टीचर ने सबको शांत कराया और कहा कि आज एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, सब मिलकर रहना। पर मेरे दिमाग में तो बस मेरी गुरुजी की वही हिदायत गूंज रही थी, छोटे बाव, याद रखना अगर पकड़े गए तो लोग तुम्हें लैब में ले जाकर चीर फाड़ देंगे, इसलिए जितना हो सके सीधे साधे बनकर रहो। टीचर ने मुझसे कहा कि मैं अपना नाम बताऊं और अपनी पसंद और सपनों के बारे में कुछ कहूं। मैंने बिना किसी हाव भाव के साफ कह दिया, मेरा नाम वांग जियाबाओ है, मेरा कोई खास शौक नहीं है और मेरा सपना है दुनिया में शांति बने रहे। इतना सुनते ही पूरी क्लास ठहाके मारकर हंस पड़ी। एक लड़का तो दूसरे से फुसफुसाते हुए मेरा मजाक उड़ाने लगा, अरे यह किस कैरेक्टर का नाटक कर रहा है, इसे लगता है यह कोई हीरो है, देखना अब यह कहेगा कि इसकी दाहिनी आंख में दुनिया तबाह करने वाला कोई भयानक शैतान बंद है। उसी वक्त मेरी दाहिनी आंख के अंदर बंद बैठा हे ताओती बुरी तरह भड़क गया। वो अपनी अजीब बोली में गुर्राया, इन बेवकूफ बच्चों की इतनी हिम्मत, मुझे बाहर निकलने दे, आज इन्हें दिखाता हूँ कि असली खूंखार राक्षस क्या होता है। मैंने धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, गुरुजी ने लो प्रोफाइल रहने को कहा है, तू बाहर आ गया तो मैं आम इंसान की तरह कैसे रहूंगा। मेरी बात सुनकर क्लास वाले और जोर से हंसने लगे। अरे बाप रे, यह तो अपने आप से ही बातें कर रहा है, इसका तो दिमाग ही खराब हो चुका है। टीचर ने माहौल संभाला और मुझे एक तरफ बैठने को कह दिया। मैं जाकर बैठ गया, लेकिन तभी खिड़की के पास एक बदसूरत दिमाग जैसा दिखने वाला भयानक मॉन्स्टर मंडराने लगा। वो मेरे बिल्कुल पास आने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंख का राक्षस फिर चिल्लाया, अरे यह बदबूदार जीव तेरे मुंह पर चढ़ रहा है, तू इसे भगाता क्यों नहीं, इसे देखकर तो मुझे भी उल्टी आ रही है। मैंने मन ही मन कहा, आंखें बंद कर लो, जब तक यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता चुपचाप सहन करो। क्लास खत्म होने के बाद बाहर रास्ते में मैंने देखा कि स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा एक छोटे मोटे लड़के को धमका रहा था और उससे पैसे मांग रहा था। वो बेचारा रोते हुए कह रहा था कि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर वो गुंडा चिल्लाया, पैसे नहीं है तो अपनी किडनी बेच कर ला, मुझे मतलब नहीं है। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे रोका और बोला, ए नौटंकीबाज, थोड़े पैसे उधार दे। मैंने सीधे मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसका पारा चढ़ गया। उसने मेरी कॉलर के पास हाथ लाते हुए कहा, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, ज्यादा हवा में मत उड़। मैंने उसके कंधे के पीछे देखा और शांत आवाज में कहा, तुम्हारे पीछे कुछ है। वो जोर से हंसा, क्या राक्षस? अरे बेवकूफ, राक्षस तो 100 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, तू मुझे डराने चला है। तभी वही भयानक दिमाग वाला मॉन्स्टर ठीक उसके पीछे आ खड़ा हुआ और लार टपकाते हुए गुर्राया, ताजा दिमाग, मुझे ताजा दिमाग चाहिए। उस गुंडे की नजर जैसे ही उस खौफनाक जीव पर पड़ी, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई और वो पागलों की तरह चीखते हुए भागने लगा। भूत भतक, बचाओ मुझे। मैंने एक ठंडी सांस ली और चुपचाप आगे बढ़ गया। उस राक्षस के भागने के बाद मैंने अपनी आंख के अंदर बैठे ही ताओती को डांटते हुए कहा, तू भी ना पहले ही दिन फालतू का नाटक शुरू कर दिया, अगर गुरुजी को पता चला तो वो मेरी खाट खड़ी कर देंगी। हे ताओती अपनी घमंडी आवाज में गरजा, हाँ, उस बुढ़िया से मैं डरूंगा। जब मैं इस दुनिया पर राज करता था तब उसका नामो निशान भी नहीं था। मैंने उसे चेतावनी दी, फिर भी तू बिना वजह ऐसे बाहर मत निकला कर। भले ही आम लोग तुझे नहीं देख सकते, लेकिन अगर कोई ज्यादा ताकतवर इंसान आसपास हुआ तो पकड़ लेगा। वो अकड़ कर बोला, बकवास बंद कर, जब तक मैं खुद न चाहूँ कोई माई का लाल मुझे नहीं देख सकता। घर पहुँचने पर मुझे टेबल पर गुरुजी का एक लेटर मिला। उसमें लिखा था, बाओ, मैं कर्जदारों से बचने के लिए नॉर्थ पोल भाग रही हूँ, तू अपना ध्यान रखना और टाइम पर खाना खा लेना। यह देखकर ही ताओती हंसते हुए बोला, उस बुढ़िया को तो कोई न कोई पकड़कर पिटेगा ही, और तू फिर से वही उबले हुए नूडल्स खा रहा है। अरे कुछ ढंग का खाना नहीं खा सकता क्या? सूख कर सोतली बम बनता जा रहा है। तो मैंने खिंच कर कहा, अरे चुप कर, पिछले हफ्ते तुझे पूरी दावत चाहिए थी, उससे पहले झींगे और महंगे मशरूम। कौन सा आम इंसान तेरे रोज रोज के ये नखरे उठा सकता है? पैसे पूरी तरह खत्म हो चुके थे, इसलिए मैंने अपने फोन में पार्ट टाइम जॉब तलाशना शुरू कर दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल के गलियारे से गुजर रहा था तो आसपास के बच्चे मेरे बारे में फुसफुसा रहे थे। एक लड़का बोला, अरे यहाँ वही नया लड़का है, सुना है इसने कल स्कूल के गुंडे शीले और उसकी गैंग की पैंट गीली करवा दी थी। दूसरा हंसा, अरे छोड़ यार, यह तो कोई पागल लगता है, लो प्रोफाइल रहने चला था, पर इसकी तो हवा निकल गई। तभी सामने से शीले को आते देखकर भीड़ में खलबली मच गई। लोग आपस में कहने लगे, देखो देखो, शीले बदला लेने आ रहा है, अब तो इस नए लड़के का बचना नामुमकिन है, जल्दी फोन निकालो और वीडियो बनाओ। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह लोग भी कितने फालतू हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शीली मेरे सामने आया, झुककर हाथ जोड़े और पैसों का लिफाफा आगे बढ़ाते हुए गिड़गिड़ाया, बाऊ भाई, यह मेरी तरफ से आपकी खिदमत में थोड़ा सा नजराना है, आज से मैं आपका चेला हूँ। मैं चौंक गया, क्या? मैंने सीधे मना करते हुए कहा, मुझे कोई चेला वेला नहीं चाहिए। यह सुनकर शीली और ज्यादा मुरीद हो गया और चिल्लाकर बोला, बाऊ भाई, आप तो सचमुच महान हैं, आप तो पैसों को भी कचरा समझते हैं। आज से सुन लो सब, अगर किसी ने मेरे बाऊ भाई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो समझो उसने शीली को चुनौती दी है। वहाँ खड़े बच्चे फटी आंखों से देखते रह गए और फुसफुसाने लगे, अरे यह क्या चक्कर है? क्या पागलपन भी बीमारी की तरह फैलने लगा है? शीली की सजीव हरकत को देखकर आसपास खड़े बच्चे आपस में कानाफूसी करने लगे, अरे यह गुंडा इस नए लड़के के आगे क्यों झुक रहा है?
क्या इसका परिवार किसी अंडरवर्ल्ड या काले धंधे से जुड़ा है? शी मेरे आगे आगे चलते हुए बड़े आदर से बोला, बाओ भाई बताइए किस तरफ चलना है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते में इन्वेस्टिगेटर अधिकारी आधम के उनमें से एक ने कड़क आवाज में पूछा, वांग जियाबाऊ कौन है? मैंने शांत रहकर जवाब दिया, मैं हूँ। उसने सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, कल शाम को टीचिंग बिल्डिंग के पीछे जो मॉन्स्टर आया था, क्या उसे तुमने खत्म किया था? उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े छात्रों में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, क्या स्कूल में मॉन्स्टर आया था और इसने नौटकीबाज ने उसे मारा? मजाक कर रहे हो क्या? शिली तुरंत बीच में कूद पड़ा और मेरा बचाव करते हुए बोला, नहीं नहीं, बाओ भाई ने अगर कुछ छिपाया है तो जरूर उनका कोई बड़ा मकसद होगा। अधिकारी ने मुझसे तीखे लहजे में पूछा, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो मॉन्स्टर अचानक गायब कैसे हो गया? मैंने कंधे उचकाते हुए कह दिया, मुझे नहीं पता, वो अपने आप ही गायब हो गया। अधिकारी ने शिली की तरफ देखा, तुम भी तो कल वहीं मौजूद थे, तुमने क्या देखा? शिली घबराकर हकलाने लगा, सर कल शाम को बहुत अंधेरा हो गया था और मैं डर के मारे कांप रहा था, मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस वो जीव अचानक गायब हो गया। यह सुनते ही आसपास खड़े बच्चे फिर से मेरा मजाक उड़ाने लगे। एक लड़का हंसकर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, यह नौटकीबाज क्या मॉन्स्टर को मारेगा? इसकी औकात तो देखो, कमजोर सा तो है, उल्टा मॉन्स्टर ही इसे चबा जाता। यह तो सूअर की तरह बस खाने और सोने के लायक है। सूअर शब्द सुनते ही मेरी आंख के अंदर बंद बैठा है ताऊती आग बूला हो गया। वो अंदर से दहाड़ा, सूअर? किस माई के लाल ने मुझे सूअर बोला? फिर से बोलकर दिखा, अभी तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। उसका खौफनाक गुस्सा बाहर छलकने ही वाला था कि मैंने मन ही मन उसे डांटते हुए दबाया, चुप रहा, एक शब्द भी मत बोल। लेकिन ही ताऊती के उस अचानक उठे गुस्से की वजह से वहां की हवा एकदम भारी हो गई। अधिकारी चौंके और इधर उधर देखते हुए बोला, यह क्या हुआ? अभी अचानक किसी खतरनाक राक्षस की बदबू महसूस हुई। फिर उसकी नजर सीधी मेरी दाहिनी आंख पर बांधी पट्टी पर पड़ी। उसने सख्त आवाज में कहा, लड़के क्या तुम अपनी यह पट्टी हटा सकते हो? मैंने बिना झिझके साफ मना कर दिया, नहीं। अधिकारी ने भौहें तान ली, क्यों, क्या कोई परेशानी है? अंदर से ही ताऊती फिर मजे लेते हुए फुसफुसाया, पट्टी हटा देना, डरा कर इनकी जान निकाल दे, मुझे कब से बाहर आने का मौका नहीं मिला। अधिकारी का सब्र जवाब देने लगा था। उसने चिल्लाकर कहा, देखो लड़के, हमारे पास फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है, चुपचाप जांच में मदद करो और यह नाटक बंद करो। अब मुझे अपनी ताकत छिपाने के लिए अपने उसी नौटकीबाज अवतार का सहारा लेना पड़ा। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, यह मत कहो कि मैं मदद नहीं कर रहा, असल में यह दुनिया ही मुझे यह पट्टी हटाने की इजाजत नहीं देती। मेरी दाहिनी आंख एक बेहद खौफनाक गहराई से जुड़ी है, जिसमें एक प्राचीन भयानक शैतान कैद है। अगर मैंने गलती से भी यह पट्टी हटा दी तो यह पूरी दुनिया तबाही के मुंह में समा जाएगी। मेरी यह बात सुनते ही अधिकारी ने अपना सिर पीट लिया और आसपास के बच्चे हंसते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था ना, यह तो पागलपन की आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। जैसे ही मैंने वह नाटक वाला डायलॉग पूरा किया, वहां खड़े अधिकारी और बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए कि यह लड़का तो पागलपन की आखिरी स्टेज पर है और इस पर टाइम बर्बाद करना बेकार है। जब तक वो लोग आसपास थे, मैं अपना गंभीर चेहरा बनाए रहा, लेकिन उनके जाते ही मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मेरा शांत और लो प्रोफाइल लाइफ जीने का सपना पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मैंने गुस्से में ही ताऊती से कहा, यह सब तेरी वजह से हुआ है। पर वो उल्टा मुझ पर चिल्लाया, तुझे क्या पता, यह तो हमारी सुरक्षा के लिए एक सोची समझी रणनीति थी। मैंने चिढ़कर कहा, बस कर, अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं यह स्कूल ही छोड़ दूं। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर हमारे स्कूल की एक लड़की शिया किंगमो जा रही थी। वो अपने मन में सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द एक लाश हंटर का लाइसेंस हासिल करना है। तभी अचानक उसे हवा में किसी खतरे की बदबू आई। अगले ही पल उसके सामने एक खौफनाक चुड़ैल जैसी मॉन्स्टर प्रकट हो गई। वो मॉन्स्टर लालच भरी नजरों से किंगमो को देखते हुए बोली, अरे वाह, तेरी चमड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ी देर के लिए मुझे पहनने को देगी क्या? किंगमो ने बिना वक्त गवाए एक जादुई मंत्र वाला कागज निकाला और उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसने देखा कि आसपास बहुत से मासूम छात्र मौजूद हैं, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को बहलाकर एक सुनसान इलाके की तरफ ले जाने लगी। वो मॉन्स्टर गुस्से में उसके पीछे लग गई। किंगमो एक के बाद एक अपने मंत्र वाले कागज फेंकती रही, लेकिन जल्द ही उसके सारे हथियार खत्म हो गए। उसके पास सिर्फ एक आखिरी कागज बचा था। मैं और ही ताऊती थोड़ी दूरी से यह सब देख रहे थे। ही ताऊती ने मेरी आंख के अंदर से झांकते हुए कहा, अरे बेवकूफ, वो सुंदर लड़की मुसीबत में है, तू जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करता? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अरे वो खुद बहुत ताकतवर लग रही है, वो संभाल लेगी। ही ताऊती मुझ पर भड़क गया, क्या संभाल लेगी? उसके सारे हथियार खत्म हो चुके हैं। तेरी इसी बेवकूफी की वजह से तू आज तक अकेला घूम रहा है। उधर उस मॉन्स्टर ने किंगमो को घेर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, तेरी गोरी चमड़ी देखकर मेरा दिल आ गया है, या तो मुझसे शादी कर ले या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। किंगमो ने साफ मना कर दिया, मैं इनकार करती हूँ। यह सुनते ही वो मॉन्स्टर झपट कर उस पर हमला करने बढ़ी। अब
अब मैं और चुप नहीं बैठ सकता था। मेरी दाहिनी आंख से हे ताओती का खौफनाक काला साया बाहर निकला और उसकी दहाड़ गूंजी। नीच और घटिया मॉन्स्टर मेरे सामने घुटने टेक उस राक्षस को ठिकाने लगाने के बाद शिया किंगमो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने किसी तरह उसे होश में लाया। वो घबराकर उठी और गलती से मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। मैंने अपना गाल सहलाते हुए कहा, अरे क्लासमेट, तुम बेहोश हो गई थी। मैं तो तुम्हें होश में लाने के लिए आर्टिफिशियल सांस दे रहा था। उसने घबराकर कहा, बेहोश? मैंने अपना कोट उतार कर उसे देते हुए कहा, इसे पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। उसने इधर उधर देखते हुए पूछा, वो मॉन्स्टर कहाँ गया? वो खौफनाक जीव कहाँ गया? मैंने अनजान बनते हुए कहा, कैसा मॉन्स्टर? किंगमो ने मुझे शक की नजरों से घूरा। बेहोश होने से ठीक पहले मैंने तुम्हारी आंख से काला धुआं निकलते देखा था। मैंने बात संभालते हुए कहा, तुमसे देखने में गलती हुई होगी। वो जिद पर अड़ गई। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने साफ साफ एक डरावना चेहरा और लाल चमकती आंखें देखी थी। मैंने बहाना बनाया, बेहोश होने पर अक्सर वहम हो जाता है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए। खैर, मुझे पार्ट टाइम काम पर जाना है, मैं चलता हूँ। जब मैं मुड़ने लगा तो उसने मुझे रोका और धीरे से बोली, रुको, सॉरी, मैंने अभी तुम्हें मार दिया था और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम शिया किंगमो है। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, वान जियाबाओ। मैं वहां से निकल गया, लेकिन किंगमो का शक दूर नहीं हुआ था। उसके दिमाग में चल रहा था कि मेरी दाहिनी आंख में जरूर कोई न कोई गहरा राज छिपा है। वो छिपकर मेरे पीछे पीछे आने लगी। आधी रात को मुझे एक सुनसान डरावनी जगह पर जाता देखकर वो सोच रही थी कि मैं कोई भयानक काम करने जा रहा हूँ, लेकिन वहां पहुंचकर मैं एक रंग बिरंगी शर्ट पहने ब्लॉगर से मिला। वो ब्लॉगर मुझे देखते ही खुश होकर बोला, वान जियाबाओ, आओ भाई, आज का काम सीधा है। मेरे भाई ने कुछ एक्टिंग करने वाले लड़कों को भूत बनाकर बुलाया है। जैसे ही वो बाहर कूदे, तुम्हें पागलों की तरह चीखना है और डर कर भागना है। जितना ज्यादा नाटक करोगे, लाइव स्ट्रीम में लोग उतने ज्यादा पैसे भेजेंगे। मैंने जेब में खाली हाथ डालते हुए कहा, चिंता मत करो भाई, सब हो जाएगा। उसने लाइव स्ट्रीम ऑन की और कैमरे के सामने चिल्लाया, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आधी रात के भूतिया शो में। आज हम शहर के सबसे खौफनाक और खंडहर अस्पताल का पर्दाफाश करने आए हैं, जहां कई भयानक कत्ल हुए हैं। झाड़ियों के पीछे छिपी किंगमो यह सब देखकर अपना सिर पीट रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कितनी बेवकूफ है जो इस नौटंकीबाज लड़के को कोई ताकतवर इंसान समझकर उसके पीछे चली आई। ब्लॉगर कैमरे के सामने चिल्ला चिल्लाकर ड्रामा कर रहा था। फिर अचानक मेरी तरफ मुड़कर बोला, अरे भाई, तेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? थोड़ा दिल से एक्टिंग कर, अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों के बारे में सोच और डर कर नाटक कर। मैंने बिल्कुल फीके अंदाज में कहा, हाय राम, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई मुझे बचाओ। ब्लॉगर अपना सिर पीटते हुए बड़बड़ाने लगा, अजीब बात है, मैंने जिन लड़कों को भूत बनने के लिए हायर किया था वो 7 बजे आने वाले थे। अगर वो जल्दी नहीं आए तो मेरी लाइव स्ट्रीम की ऐसी तैसी हो जाएगी। तभी अंधेरे से कुछ अजीब आकृतियां बाहर आईं। ब्लॉगर उन्हें देखकर खुश हो गया, अरे वाह, इनकी आंखें तो बड़ी रियल लग रही हैं। और रुक, मैंने तो लड़कों को बुलाया था, यह नर्स के कपड़ों में लड़कियां कहां से आ गई? मैंने तुरंत भांप लिया और कहा, यह वो लोग नहीं है जिन्हें तुमने बुलाया था। पर ब्लॉगर तो अपनी ही धुन में था। लाइव स्ट्रीम पर व्यूज और लाइक्स की बाढ़ आ गई थी। वो खुशी से झूम उठा, दोस्तों, असली भूत आ चुके हैं। एक दर्शक ने शर्त लगाई है कि अगर मैं इस नर्स के सीने को छूंगा तो वो मुझे बड़ा गिफ्ट देगा। कोई बात नहीं भाई, अभी करके दिखाता हूँ। वो बेवकूफ उस खौफनाक नर्स मॉन्स्टर के पास गया और बोला, सुनो मैडम, थोड़े पैसे ज्यादा दे दूंगा। तभी उस नर्स मॉन्स्टर की दोनों आंखें बाहर निकलकर लटक गईं और उसने कटर चालू कर दिया। ब्लॉगर की चीख निकल गई। इससे पहले कि वो राक्षस उसे चबा जाता, मैंने मन ही ताओती से कहा, हे ताओती, इस गधे को खिड़की से बाहर फेंक दे। हे ताओती बड़बड़ाया, अरे मुझे भी तो बाहर आने दे, हाथ पैर खोलने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने कहा, चुपचाप इसे बचाओ, ज्यादा हंगामा मत करना। अगले ही पल ही ताओती के काले साये ने उस ब्लॉगर को पकड़ा और दूसरी मंजिल की खिड़की से सीधे बाहर झाड़ियों में फेंक दिया। तभी पीछे से शिया किंगमो भागते हुए बाहर आई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। तुम मेरा पीछा कर रही थी? किंगमो चिल्लाई, अब इन बातों का टाइम नहीं है। उसने तुरंत अपने हाथ से बिजली वाला मंत्र फेंका और उन नर्स मॉन्स्टर्स पर हमला कर दिया। लेकिन वो आम भूत नहीं, बल्कि एक क्लास के खतरनाक राक्षस थे। उन पर मंत्र का ज्यादा असर नहीं हुआ। मैंने बिना देरी किए किंगमो का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगा। भागते भागते किंगमो ने मुझे देखा। वो मन ही मन हैरान हो रही थी कि एक क्लास राक्षसों की पूरी गैंग पीछे पड़ी है, फिर भी इस लड़के के चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। और उसका हाथ कितना गर्म और सुरक्षित महसूस हो रहा था। आगे जाकर जब राक्षसों के भागने की आवाजें बंद हो गई तो किंगमो ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शायद वो पीछा छोड़ चुके हैं, अब हम सुरक्षित हैं। मैंने गंभीर होकर आगे अंधेरे गलियारे में देखा। नहीं, वो पीछा इसलिए छोड़ गए क्योंकि सामने उनसे भी ज्यादा खौफनाक राक्षस मौजूद है। तभी सामने अंधेरे से कटे फटे निशानों वाला हड्डियों का ढांचा बना एक सर्जन मास्टर हाथ में बड़ा सा चाकू लिए बाहर निकला। वो बड़बड़ा रहा था, गलत, यह दिल भी सही नहीं है, मेरा दिल कहाँ है? आओ मेहमानों, अपने जिंदा दिल मुझे सौंप दो।
सामने खड़े एस क्लास सर्जन मॉन्स्टर को देखकर शिया किंगमो के हाथ पैर कांपने लगे। उसने घबराकर अपना फोन निकाला ताकि हंटर एसोसिएशन से मदद बुला सके, पर फोन में कोई सिग्नल नहीं था। वो रोते हुए बड़बड़ाने लगी कि क्या आज हम दोनों यही मारे जाएंगे। वो मॉन्स्टर आदमखोर नजरों से किंगमो को देखते हुए आगे बढ़ा। लाओ मुझे अपना दिल सौंप दो। किंगमो ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं एक हंटर हूँ, मुझे इस आम लड़के की हिफाजत करनी चाहिए, भले ही मेरी जान चली जाए। जब वो मॉन्स्टर झपटकर उस पर हमला करने ही वाला था, तभी मैंने आगे बढ़कर किंगमो को अपने पीछे कर लिया और शांत आवाज में कहा, क्लासमेट थोड़ा पीछे हो जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। किंगमो ने फटी आंखों से मुझे देखा। तुम? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अंदर से ही ताओती खुशी से उछल पड़ा। वाह, आखिरकार मेरी बारी आ ही गई। मैंने धीरे से अपनी आंख की पट्टी खोली और ही ताओती से कहा, इसे एक झटके में मत मारना, थोड़ा नाटक होने दो। ही ताओती बड़बड़ाया, तू भी ना बहुत नखरे दिखाता है। इतने दिनों बाद बाहर आ रहा हूँ और तू मोल भाव कर रहा है। जैसे ही मेरी आंख से खौफनाक काला धुआं निकला और मेरा आधा शरीर सफेद बालों वाले खौफनाक शैतान में बदलने लगा, उस एस क्लास मॉन्स्टर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ही ताओती का विशाल साया देखते ही वो सर्जन मॉन्स्टर घुटनों के बल गिर पड़ा और खौफ से थर-थर कांपते हुए चिल्लाया, ही ताओती महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किंगमो यह नजारा देखकर सन्न रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक एस क्लास का खौफनाक राक्षस किसी के सामने ऐसे भीख मांग सकता है। ही ताओती उस मॉन्स्टर पर बुराया, मेरा मूड खराब मत कर, वरना अभी तुझे राख बना दूंगा। वो राक्षस जान की भीख मांगने लगा, लेकिन हे ताओती ने एक ही पल में काले शोले बरसाकर उस एस क्लास मॉन्स्टर का नामो निशान मिटा दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने वापस अपनी आंख पर पट्टी बांधी और राहत की सांस ली। किंगमो अभी भी सदमे में खड़ी मुझे घूर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी तो मैंने मासूम सा मुंह बनाकर उससे कहा, अरे बहुत ठंड लग रही है, क्या तुम मेरा कोट वापस दोगी? किंगमो ने चीखते हुए पूछा, तुम इंसान ही हो ना? तुम आखिर कौन हो? मैंने शरीफों की तरह हाथ जोड़कर कहा, अरे मैं तो बस एक गरीब सीधा साधा और लाचार सा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। किंगमो ने अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाई, तुम और सीधे साधे किसे बेवकूफ बना रहे हो? मेरी शरीफों वाली बात सुनकर शिया किंगमो झल्ला उठी, क्या मुझे बेवकूफ समझा है? वो सर्जन मॉन्स्टर तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था और तुम्हारी आंख के अंदर से कौन बाहर निकला था? तभी मेरी आंख के अंदर से ही ताओती घमंड से गर्जा, मूर्ख औरत, मैं प्राचीन काल का खौफनाक राक्षस ही ताओती हूँ, जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक। किंगमो यह सुनकर हकी बक्की रह गई। ही ताओती, वो तो पौराणिक कहानियों का खौफनाक राक्षस है। ही ताओती अपनी डींगे हाँकने लगा, जब मैं दुनिया में तबाही मचाता था तब तेरे पूर्वज गुफाओं में छाल चबा रहे थे। मैंने बीच में रोकते हुए कहा, इसकी बकवास मत सुनो, यह बस बड़ी बड़ी हाँक रहा है। ही ताओती चिढ़कर बोला, अरे बेवकूफ लड़के, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उसे डांट कर शांत कराया, हाँ ठीक है, तू बहुत महान है, अब चुप रहा। किंगमो ने संजीदा होकर मेरी तरफ देखा और कड़क आवाज में बोली, वान जियाबाओ, मुझे सच सच बताओ, वरना हंटर एसोसिएशन के नियमों के मुताबिक मुझे तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने गंभीर होकर जवाब दिया, मैं इंसान हूँ, जीते जागते खून मांस का इंसान। जब मैं छोटा सा बच्चा था तब किसी वजह से यह शैतान मेरे शरीर के अंदर सील हो गया था। यह मेरी मर्जी से नहीं हुआ। किंगमो ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी बेकसूर इंसान को नुकसान पहुंचाया है? मैंने साफ कहा, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ही ताओती फिर चिल्लाया, ए औरत, ज्यादा जबान चलाई तो अभी तुझे चबा जाऊंगा। मैंने अपनी आंख पर हाथ रखते हुए उसे धमकी दी, ही ताओती, अगर तूने फिर किसी को डराया तो मैं गुरुजी को बता दूंगा। गुरुजी का नाम सुनते ही ताओती सहम गया, पर बहादुरी दिखाते हुए बड़बड़ाया, जा शिकायत करने वाले, मैं उस बुढ़िया से नहीं डरता। मैंने किंगमो की तरफ देखा और मिन्नत करने वाले लहजे में कहा, शिया किंगमो, मैं किसी लैब में बंद नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मॉन्स्टर समझें और मेरी पूरी जिंदगी किसी रिसर्च सेंटर में बीत जाए। मैं बस शांति से अपना कॉलेज पूरा करना चाहता हूँ, कोई नौकरी करके अपने लिए पैसे कमाना चाहता हूँ। इसलिए क्या तुम यह बात किसी को न बताने का वादा कर सकती हो? ही ताओती फुसफुसाया, अगर इसने न बोला तो मैं इसे यही खा जाऊंगा। मैंने मन ही मन कहा, चुप रहा, इंसान को नहीं खाया जाता। किंगमो का दिल पिघल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके एहसान के बदले मैं तुम्हारा यह राज किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने चैन की सांस ली और कहा, शुक्रिया। लेकिन ही ताओती अंदर से अभी भी शक कर रहा था। वो बोला, अगर इस औरत ने धोखेबाजी की तो इससे अच्छा है कि मैं अभी इसे निपटा दूं, झंझट ही खत्म। मैंने उसे डांटा, तुझ में थोड़ी भी इंसानियत है या नहीं? तू ऐसी घटिया बातें कैसे सोच सकता है? वो बड़बड़ाया, अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। वैसे? मैंने पूछा, वैसे क्या? इसके बाद शिया किंगमो ने सवालों की झड़ी लगा दी। यह शैतान कहाँ से आया? क्या यह तुम्हारी आंख के अंदर ही रहता है? इसके पास क्या ताकत है? क्या यह खाना भी खाता है? और क्या यह हमेशा इसी बोली में बात करता है? उसके इतने सारे सवाल सुनकर मेरा सिर घूमने लगा। अंदर से ही ताओती भी झुंझलाकर बोला, यह लड़की तो ज्वालामुखी से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। फिर किंगमो ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, वैसे वान जियाबाओ, क्या तुम कल फ्री हो?
ही दाऊदी अंदर से बड़बड़ाया, देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि इस लड़की के मन में कुछ चल रहा है। मैंने सोचा कि यह हंटर एसोसिएशन से जुड़ी हुई है, इसलिए इससे दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होगा। मैंने मना करने के लिए मुंह खोला ही था, सॉरी कल मैं। लेकिन किन्मो ने तुरंत बीच में कहा, मेरी जान बचाने के एहसान के बदले मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ। खाना शब्द सुनते ही मेरी आंख के अंदर बंद बैठा ही दाऊदी खुशी से झूम उठा। मुफ्त का खाना? क्या बात है, मुझे खाना है। क्या क्या मिलेगा? क्या पेट भर के मिलेगा? मैंने किन्मो से थोड़ा संभल कर कहा, अरे मेरी भूख थोड़ी ज्यादा है। किन्मो मुस्कुराई, चिंता मत करो, जितना मर्जी उतना खाओ। अगले दिन वो मुझे एक बहुत ही आलीशान होटल में ले गए। वहाँ टेबल पर खानों का ढेर लगा हुआ था। मैं एक के बाद एक प्लेट खाली किए जा रहा था क्योंकि ही दाऊदी अंदर से लगातार चिल्ला रहा था, वो स्टीक इधर लाओ, वो झींगे भी इधर लाओ और वो बकरे की टांग भी मुझे दो। किन्मो चुपचाप मुझे खातिरदारी से खिलाती रही। उसने हंसते हुए कहा, तुम जिस तरह खाते हो वो काफी क्यूट लगता है। वैसे क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तभी आसपास खड़े हमारे स्कूल के बच्चों की नजर हम पर पड़ी और वो फुसफुसाने लगे, अरे यह तो हमारे स्कूल का वही नौटंकीबाज लड़का है ना, इसके खाने का ठाठ तो देखो, लगता है इसकी आंख में प्राचीन शैतान नहीं बल्कि कोई भूखड़ भूत बंद है। दूसरा लड़का हैरान होकर बोला, अरे देखो, इसके सामने तो हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की शिया किन्मो बैठी है। क्या यह दोनों डेट पर आए हैं? असंभव, शिया किन्मो इस नौटंकीबाज को कैसे पसंद कर सकती है? तभी स्कूल के कुछ अकड़ू लड़के हमारी टेबल के पास आए और किन्मो से बोले, किन्मो, क्या इस लड़के ने तुम्हें जबरदस्ती धमकाकर साथ में खाना खाने पर मजबूर किया है? बोलो, क्या हम तुम्हारी मदद करें? किन्मो ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा और कड़क आवाज में कहा, मैंने खुद इसे खाने पर बुलाया है। क्या आप लोग यहाँ से जा सकते हैं? और आइंदा मेरा नाम इतने हक से मत लेना, मैं आपको नहीं जानती। वो लड़के अपना समूह लेकर वहाँ से खिसक गए और बाकी बच्चे फटी आंखों से देखते रह गए कि क्या सचमुच स्कूल की सबसे सुंदर लड़की इस नौटंकीबाज पर फिदा हो गई है। आसपास खड़े छात्र मेरा मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। अरे देखो तो, सूर की तरह ठूंस ठूंस कर खा रहा है। भला किसी लड़की को ऐसा सूर कैसे पसंद आ सकता है? यह सुनते ही मेरी आंख के अंदर बंद बैठा ही दाऊदी गुस्से से पागल हो गए। सूर, इन दो कौड़ी के बेवकूफों की इतनी हिम्मत, मैं इन्हें जिंदा चबा जाऊंगा। मैंने मन ही मन उसे रोका, हे दाऊदी शांत हो जा। वो और चिल्लाया, खाक शांत हो जाऊं। लोग मेरी बड़बड़ाहट देखकर फिर हंसने लगे। देखो देखो, यह सुअर तो अपनी दाहिनी आंख में बंद भूखे भूत से बातें कर रहा है। उसी वक्त कुछ अकड़ू लड़के शिया किन्मो का हाथ पकड़कर खींचने लगे। किन्मो, हमारे साथ चलो, इस बेवकूफ के साथ बैठना कितनी बेइज्जती की बात है। किन्मो ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। वो लड़के नहीं माने। अरे चलो भी, शर्मा क्यों नहीं हो? अब मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने अपनी उंगलियां चटकाते हुए उनके सामने आकर कहा, जब लड़की ने एक बार मना कर दिया तो मना ही होता है। क्या मेरी ढिशुम ढिशुम से समझाऊं? मेरी आंखों का खौफनाक गुस्सा देखकर वो लड़के डर के मारे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। ही दाऊदी बड़बड़ाया, साले बच गए, वरना आज ही इनका काम तमाम कर देता। अभी वो लड़के गए ही थे कि तभी गुलाबी बालों वाला एक लड़का आगे आया और उसने अपना बैट जोर से टेबल पर पटका। उसने अकड़ कर कहा, तो तुम हो वांग जियाबाओ? मैं यान ये हूँ, हंटर एसोसिएशन का एक क्लास हंटर। मैंने इंटरनेट पर तुम्हारी वो लाइव स्ट्रीम देखी है। स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे बना लेते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ढूंढ करके लोगों को उल्लू बना लोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। किन्मो ने मेरा बचाव करते हुए कहा, यान भाई, यह कोई ढूंगी नहीं है। यान ये चिल्लाया, यह ढूंगी है या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। आजकल इंटरनेट पर ऐसे ढूंगी बाबाओं की बाढ़ आ गई है जो फर्जी वीडियो बनाकर बुजुर्गों की पेंशन और बच्चों के जेब खर्च के पैसे ऐंठते हैं। हम जैसे असली हंटर अपनी जान जोखिम में डालते हैं और तुम जैसे धोखेबाज हमारी साख खराब करते हैं। किन्मो ने फिर कहा, जियाबाओ ने एक एस क्लास मॉन्स्टर को मारा है। यान ये जोर से हंसा, किन्मो, तुम बी क्लास हंटर हो। जिस लड़के के पास हंटर लाइसेंस तक नहीं है वो इस क्लास मॉन्स्टर को मारेगा। क्या तुम्हें खुद अपनी बात पर यकीन हो रहा है? आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, ऐसा नाटक करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने मेरे खाने के ढेर को देखा और ताना मारा, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें घर पर खाना नहीं देती? मैंने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, मेरी माँ मेरे पैदा होते ही गुजर गई थी। यह सुनते ही यान ये का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने हद पार कर दी है और वो मन ही मन पछताने लगा। मेरी बात सुनकर यान ये हकलाते हुए बात संभालने लगा, अरे तो तुम्हारे पापा बहुत महान होंगे जिन्होंने तुम्हें अकेले पालपोस कर बड़ा किया। मैंने बिना किसी हाव भाव के कहा, वो दोनों एक ही दिन गुजर गए थे। यह सुनते ही यान ये का सिर चकरा गया। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा कि उसने कैसे बेकसूर इंसान पर इतना घिनौना ताना मार दिया। फिर उसने अपनी बात बदलते हुए कहा, जो भी हो, लेकिन तुम्हें लोगों की मेहनत की कमाई ऐसे ढूंढ करके नहीं ठहरनी चाहिए। क्या तुम्हारा जमीर तुम्हें नहीं धिकारता? मैंने शांत होकर कहा, मैंने किसी से एक पैसा नहीं ठगा, मैं तो बस रोज के 100 रुपए के लिए भूत बनने की पार्ट टाइम एक्टिंग करता हूँ। यान ये फटी आंखों से बोला, 100 रुपए? किन्मो चिढ़कर बोली, हाँ यान भाई, इसके पास तो ठीक से खाने के पैसे भी नहीं हैं। यह खाना भी मैं ही खिला रही हूँ। तभी मेरी नजर यान ये के कंधे पर पड़ी। मैंने उससे कहा, तुम्हारे कंधे पर एक बिल्ली की आत्मा बैठी है। यान ये गुस्सा हो गया, अब तुम मुझे ही उल्लू बनाने चले हो?
मैंने ध्यान से देखते हुए कहा, वो एक संतरी रंग की बिल्ली है, उम्र लगभग 2 साल। उसके बाएं कान पर एक छोटा सा कट है और उसकी पूंछ की नोक सफेद है। इस वक्त वो तुम्हारे कंधे पर बैठकर अपना सिर तुम्हारे गाल से रगड़ रही है। यह सुनते ही यान ये की आंखों में आंसू आ गए और वो कांपने लगा। मैंने आगे कहा, वो कह रही है कि उसका नाम शाओ नाइतान है। सही कहा ना? यान ये रोते हुए बोला। तुम बिल्लियों की बात समझ सकते हो? मैंने कहा, मैं नहीं, मेरी आंख के अंदर बैठा जी उससे बात कर रहा है। वो बिल्ली चाहती है कि तुम उसके साथ एक जगह चलो, एक ऐसा पार्क जहाँ झूले, फिसलन और ढेर सारे पेड़ हैं। यान ये फूट फूट कर रोने लगा। ग्रीनफील्ड पार्क, यह वही जगह है जहाँ 3 साल पहले मैं उससे पहली बार मिला था। मैंने तुरंत वेटर को आवाज दी, भैया यह सारा खाना पैक कर दो, हम अभी आते हैं। रास्ते में यान ये रोते हुए अपनी कहानी बताने लगा। 3 साल पहले मैं उस पार्क से गुजर रहा था। झाड़ियों में आहट सुनकर देखा तो वो नन्ही बिल्ली बेबस पड़ी थी, उसकी टांग टूटी हुई थी। मैं उसे घर लाया, रोज उसकी देखभाल की। बड़ी मुश्किल से उसने मुझ पर भरोसा किया था, पर कुछ ही समय बाद बीमारी से उसकी मौत हो गई। पार्क पहुंचते ही मुझे झाड़ियों के पीछे से बिल्लियों के कराहने की दर्द-भरी आवाज सुनाई दी। यांग ये ने झाड़ियां हटाईं और सहमे हुए जीवों से धीरे से कहा, डरो मत, हम कोई बुरे इंसान नहीं हैं, अब तुम सुरक्षित हो। झाड़ियों के पीछे एक दरिंदा बेबस मासूम बिल्लियों पर जुल्म ढा रहा था। हमें देखते ही वो भागने लगा, पर यांग ये ने झपट कर उसे दबोच लिया। साले, भाग कहाँ रहा है? क्या यह सब तूने किया है? वो दरिंदा बेशर्मी से हंसने लगा। हाँ, मैंने किया है। तो क्या हुआ? आवारा बिल्लियों को मारना कोई जुर्म नहीं है, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह तो मामूली जानवर है, मर भी जाएं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। तभी अचानक वहाँ चारों तरफ खौफनाक माहौल बन गया। दर्जनों मृत बिल्लियों की रूहें लाल चमकती आंखों के साथ झाड़ियों से बाहर निकल आईं। उन बेजुबानों की आंखों में अपने कातिल के लिए बेइंतहा गुस्सा और बदला भरा हुआ था। यानी ने अपना हथियार निकाला और उदास होकर बोला, भले ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर एक हंटर होने के नाते मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। मैंने उसे तुरंत रोका। रुक जाओ, यान ये चिल्लाया। क्यों रुक जाऊं? अगर इन्हें छोड़ा तो यह इंसानों पर हमला कर देंगे। मैंने मन ही मन ही ताओती से कहा, ही ताओती प्लीज इनकी मदद कर दे। ही ताओती अपनी घमंडी बोली में गरजा, अरे मैं कोई छोटा मोटा झाड़ फूंक करने वाला हूँ क्या? मैं इन बिल्लियों के शाप दूर करूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने लालच दिया, मैं तुझे 4 बड़ी दावतें दूंगा। ही ताओती तुरंत मान गया। याद रखना, पूरे 4 खाने, एक भी कम हुआ तो देख लेना। मैंने अपनी आंख की पट्टी थोड़ी सी खोली। ही ताओती के काले साए ने उन बिल्लियों के आसपास फैले सारे काले शाप और गुस्से को अपने अंदर सोख लिया। अगले ही पल वो डरावनी लाल आंखें गायब हो गईं और वो खौफनाक रूहें सोने की तरह चमकते हुए रोशनी के सुंदर कणों में बदल गईं। शाओ नाइतान अपनी माँ और दोस्तों से मिलकर खुशी खुशी आसमान की तरफ उड़ गई। यान ये की आंखों से आंसू छलक पड़े। शाओ नाइतान, तो तुम अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही थी। शुक्रिया वान जियाबाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। किंगमो ने पूछा, यान भाई, जियाबाओ के बारे में हंटर एसोसिएशन को? यान ये ने मुस्कुराते हुए बात काटी, कौन सा जियाबाओ? कैसा राक्षस? मैं तो आज बस पार्क में टहलने आया था, तभी वहाँ एक छोटी सी जिंदा बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करने लगा। यान ये ने कहा, मुझे बिल्ली के बालों से एलर्जी है, क्या तुम इसे गोद लोगी? किंगमो ने खुशी खुशी उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और उसका नाम नियनगाओ रख दिया। यान ये ने मुझसे कहा, जियाबाओ अपना नंबर दे दो, मैं होटल का बचा हुआ पैक खाना तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ही ताओती अंदर से हंसा, वाह यह बंदा तो उल्लू बन गया। मैंने समय देखा और कहा, अच्छा मुझे अपने पार्ट टाइम काम पर जाना है। किंगमो ने मुझे रुका और बड़े प्यार से पूछा, वांग जियाबाओ हम दोस्त बन चुके हैं ना? ही ताओती ने मेरे दिमाग में चुटकी ली, दोस्त या दिल से दिल मिलाने वाले खास दोस्त? मैंने झेप कर मन ही मन कहा, चुप रहा। किंगमो ने पूछा, कुछ कहा क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, आज का खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। किंगमो ने हंसकर कहा, अरे कोई बात नहीं, अगली बार फिर साथ में खाना खाएंगे। अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो अगली बार मेरी तरफ से दावत होगी। जैसे ही मैं पार्क से बाहर निकला, मेरी आंख के अंदर से ही ताओती मजे लेते हुए फुसफुसाया, मान गया छोटे, वो लड़की तो पूरी तरह तुझ पर फिदा हो चुकी है, आज रात ही डेट पर ले जा और बात पक्की कर ले। मैंने चिढ़कर मन ही मन कहा, क्या तुम 2 मिनट के लिए अपनी बकवास बंद कर सकते हो? ही ताओती अकड़ कर बोला, अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। जब मैं पुराने जमाने में हुआ करता था तब अनगिनत सुंदरियां मेरे पीछे घूमती थी। मैंने उसकी हवा निकालते हुए कहा, पहली बात, मुझे किसी के सामने अपनी लव लाइफ का नाटक करने का कोई शौक नहीं है, और दूसरी बात, मेरे सारे पैसे तो तेरी भूख मिटाने में खत्म हो गए, अब क्या मैं उसे हवा खिलाकर डेट पर ले जाऊं? ही ताओती बहाने बनाने लगा, अरे प्यार में पैसों की क्या जरूरत, मैं तो अपनी प्रेमिका के लिए छोटा सा तोहफा लाता था। मैंने बीच में ही टूका और बाद में उसे भी खुद ही डकार जाता था, है ना? ही ताओती बड़बड़ा कर चुप हो गया। तभी रास्ते की एक पतली गली से मुझे कुछ लड़कों के चिल्लाने और एक लड़की के गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई दी। ही ताओती फिर मजे लेने लगा, वाह भाई तेरी किस्मत के क्या कहने,
पहले स्कूल की सबसे सुंदर लड़की और अब एक और मुसीबत में फंसी लड़की। लगता है तेरी तो लॉटरी लग गई। मैंने कहा फालतू बातें बंद कर, वहाँ कुछ गड़बड़ है। गलियों में गुंडों का एक गिरोह एक छोटी सी लड़की को घेर कर खड़ा था और उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने और ड्रिंक पीने के लिए मजबूर कर रहा था। वो लड़की घबराकर मना कर रही थी, पर गुंडे उसकी कॉलर पकड़ने ही वाले थे। मैं तुरंत उनके बीच में आ गया और गुंडे की कलाई मरोड़ते हुए शांत आवाज में कहा, उसने कहा ना उसे तुम्हारे साथ नहीं जाना। गुंडा दर्द से बिलबिला उठा और चिल्लाया, अबे तू कौन है बीच में कूदने वाला, हाथ छोड़ मेरा। दूसरे गुंडे ने मुझ पर घुसा तान दिया, चश्मा पहनकर ज्यादा हीरो मत बन, साइड हट। मैंने बिना अपनी कोई राक्षसी ताकत दिखाए सिर्फ अपने हाथों पैरों की फुर्ती से उन सब गुंडों को सेकंडों में जमीन पर चटा दिया। वो दर्द के मारे अपने हाथ पैर सहलाते हुए भाग खड़े हुए और चिल्लाए, तू बचकर रहना, तुझे देख लेंगे। मैंने उस लड़की की तरफ मुड़कर पूछा, क्लासमेट तुम ठीक तो हो ना? वो लड़की सहमी हुई नजरों से मुझे देखने लगी। अचानक उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगी, जैसे उसने भविष्य में कोई बहुत बड़ा हादसा देख लिया हो। वो घबराकर मेरा हाथ पकड़ते हुए चीखी, कल गलती से भी पानी के पास मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। इतना कहकर वो तेजी से वहां से भाग गई। मैं वहीं खड़ा होकर सोचने लगा, यह लड़की इतनी डरी हुई क्यों है और पानी के पास न जाने की बात क्यों कह रही थी। हे ताऊती अंदर से भूखे पेट चिल्लाता रहा कि उसे रोस्टेड डक और स्वादिष्ट खाना चाहिए, पर जब मैंने उसे कहा कि मेरे पास बस बासी चावल के गोले हैं तो वो सिर पीच कर रह गया। अगले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा तो गलियारे में बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे, सुना तुमने, वो नौटंकीबाज लड़का स्कूल की सबसे सुंदर लड़की शिया किन्मो को डेट कर रहा है। अरे कोई कौवा भी भला हंस से शादी कर सकता है क्या? तभी शीले गरजता हुआ वहां आया। किसकी हिम्मत हुई मेरे बाऊ भाई के बारे में बकवास करने की? आइंदा किसी ने उनकी बुराई की तो हड्डियां तोड़ दूंगा। शीले को अपनी तरफ आते देखकर मैं वहां से उठे पांव भागा। भागते भागते मैं स्कूल की झील के पास आ पहुंचा। तभी मुझे याद आया कि कल उस लड़की ने मुझे पानी के पास जाने से मना किया था। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़ता ही ताऊती चीखा, संभल जा छोटे, पानी के नीचे बहुत बड़ा राक्षस है। तभी झील का पानी उथल पुथल होने लगा और अचानक पानी के अंदर से ऑक्टोपस जैसी कई विशाल खौफनाक सूंडें बाहर निकली। वो सूंडें किनारे पर खड़ी उसी लड़की वो शियाओनिन को लपेटकर सीधे गहरे पानी के अंदर खींच ले गई। मैंने एक सेकंड भी गंवाए बिना झील में छलांग लगा दी। पानी के गहरे अंधेरे में मैंने ही ताऊती की काली तलवार से राक्षस की सूंडें काटी और उस लड़की को पकड़कर किनारे पर ले आया। किनारे पर लाकर मैंने उसके सीने पर दबाव दिया, जिससे उसके मुंह से पानी निकला और वो खांसते हुए होश में आ गई। वो रोने लगी। ही ताऊती ने हंसकर कहा, अरे बेवकूफ, तूने कैसी सांसें दी कि बेचारी रोने ही लगी। मैं झिप गया और घबराकर बोला, अरे तुम रुक क्यों नहीं हो? जमीन ठंडी है, पहले उठकर बैठ जाओ। तभी वो जल राक्षस फिर से पानी से बाहर निकला, पर मैंने अपनी आंख की पट्टी खोलकर कहा, हे ताऊती, इसे निकल जा। हे ताऊती के खौफनाक काले धुएं ने उस राक्षस को एक पल में चबाकर खत्म कर दिया। सब शांत होने के बाद मैं उस लड़की से सफाई देने लगा, क्लासमेट मैं यह सब समझा सकता हूँ। पर वो शियाओनी ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, तुम समझाओ मत, मैं समझ गई, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो। बचपन से ही मुझे वो चीजें दिखती थी जो आम लोग नहीं देख पाते। जब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि दीवार के कोने में कोई बच्चा रो रहा है तो वो डर गई और मुझे डॉक्टर के पास ले गई। सबने कहा कि मुझे दिमागी बीमारी है। स्कूल में जब मैंने पहले ही बता दिया कि गमला गिरने वाला है तो सब मुझे पागल समझने लगे। वो शियाओनिन अपनी दर्दभरी यादों में खोई हुई बताने लगी, एक बार मैंने किसी को सीढ़ियों से गिरते हुए देखा तो उसे बचाने के लिए धक्का दे दिया, पर वो गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। सब बच्चों ने मुझे पागल घोषित कर दिया। एक और बार मुझे आभास हुआ कि बस का एक्सीडेंट होने वाला है। मैंने सब यात्रियों को उतरने को कहा, पर ड्राइवर ने मुझे ही धक्का देकर उतार दिया। बाद में सचमुच उस बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ। क्या तुम जानते हो, जब पूरा समाज आपको एक मनहूस राक्षस समझने लगे तो कैसा महसूस होता है? धीरे धीरे मैंने बोलना ही बंद कर दिया, क्योंकि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। मैंने उसकी बात सुनकर धीरे से कहा, हम दोनों का मामला अलग है। उसने पूछा, क्या मतलब? मैंने अपनी आंख पर हाथ रखकर कहा, मेरे शरीर के अंदर सचमुच एक खौफनाक प्राचीन शैतान बंद है। उसने फिक्र से पूछा, क्या वो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है? मैंने कहा, नहीं, बस बहुत बकबक करता है। अंदर से ही ताऊती चीखा, बकवास बंद कर, मैं तेरी चिंता करता हूँ, ना समझ लड़के। शियाओनी ने मासूमियत से पूछा, क्या वो कोई लोमड़ी या शेर है? ही ताऊती घमंड से गरजा, लोमड़ी या शेर? मैं कोई मामूली जानवर नहीं हूँ, मैं प्राचीन काल का खौफनाक राक्षस ही ताऊती हूँ। छोटी लड़की, मेरे दर्शन पाकर खुद को धन्य समझ। शियाओनी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, लेकिन तुमने मुझे इतना बड़ा राज बता दिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं किसी को बता दूंगी? मैंने एक ठंडी सांस ली। हर इंसान से बचकर रहना और शक करना बहुत थका देने वाला काम है। अगर तुम बता भी दोगी तो देखा जाएगा। शियाओनिन ने वादा किया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे मेरा नाम वो शियाओनिन है, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। मैंने कहा, मुझे पता है, अब तो पूरे स्कूल को मेरा नाम पता चल चुका है। हम बातें करते
करते हुए आगे गली में पहुंचे ही थे कि तभी कल पिटे हुए गुंडे अपने गिरोह के बॉस को साथ लेकर आ धमके। एक गुंडे ने मेरी तरफ उंगली उठाई। बॉस, यही है वो लड़का जिसने कल हम तीनों को पीटा था। हे ताओती द्वारा मेरी ताकत सोखे जाने की वजह से मुझे बहुत तेज कमजोरी और थकान महसूस हो रही थी। मैंने अपना माथा सहलाते हुए कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर लड़ना है तो किसी और दिन आना। उनका बॉस हंसकर मेरा मजाक उड़ाने लगा। तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाकर अपनी माँ की गोद में रो, बिना दूध छूटा माँ का दुलारा। यह सुनते ही शियाओनिन गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाई, अपनी माँ का दुलारा होने में क्या बुराई है? जिसे प्यार करने वाला कोई हो वही तो दुलारा होता है। तुम इतने चिढ़ क्यों रहे हो? क्या तुम्हें प्यार करने वाला कोई नहीं है? वो बॉस गुस्से में शियाओनिन की तरफ बढ़ा। अरे वाह सुंदरी, इस मरियल लड़के की तरफदारी कर रही हो, इसमें ऐसा क्या है? मैं इससे हर मामले में बेहतर हूँ। जैसे ही उसने शियाओनिन पर हाथ डालने की कोशिश की तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी, अगर तुम्हें अपना यह हाथ नहीं चाहिए तो मैं इसे काट कर अलग कर सकती हूँ। जैसे ही वो गुंडा शियाओनिन की तरफ बढ़ा, शिया किंगमो ने झपट कर उसका हाथ ऐंठ दिया। अचानक उस गुंडे का शरीर अजीब तरह से फड़कने लगा। उसके चमचे घबरा गए। बॉस, आपको क्या हुआ? क्या कोई बीमारी हो गई? असल में उसके शरीर पर एक घिनौने चिपकू राक्षस का कब्जा हो चुका था। वो राक्षस गुंडे के शरीर से शियाओनिन और किंगमो को देखकर गंदी गंदी बातें करने लगा। वाह सुंदरी, तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया। अब तो मैं तुम्हारे दिल में एंट्री मार के रहूंगा। नखरे मत दिखाओ, मेरी जंगली बिल्ली बन जाओ, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। किंगमो ने थूकते हुए कहा, दफा हो जाओ, और उसने तुरंत उस पर बिजली गिराने वाला जादुई मंत्र फेंक दिया। धमाका हुआ, लेकिन उस चिपकू राक्षस पर मंत्र का ज्यादा असर नहीं हुआ। वो बेशर्मी से मुस्कुराया, तुम कितनी बेरहम हो पर फिर भी मुझे पसंद हो। उसी वक्त मेरी हालत बिगड़ने लगी। हे ताओती द्वारा लगातार मेरी ताकत सोखे जाने की वजह से मेरा पूरा शरीर बुखार से तपने लगा था और चेहरा पीला पड़ गया। मैं चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। किंगमो मेरी तरफ भागी। बांग जियाबाओ, तुम्हारा चेहरा कितना सफेद पड़ गया है। मैंने बेबसी से कहा, मैं ठीक हूँ। अंदर से ही ताओती शैतानी हंसी हंसने लगा। हा हा हा, रोज रोज उबले नूडल्स खाएगा तो शरीर कमजोर ही होगा ना। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। आज तो मैं तेरे शरीर पर कब्जा करके रहूंगा। मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर ही ताओती मेरी आंख की सील तोड़कर बाहर निकल आया। मेरे बाल एकदम सफेद हो गए, सिर पर काले सिंह निकल आए और हाथ खौफनाक पंजों में बदल गए। किंगमो ने शियाओनिन को पीछे धकेला, उससे दूर रहो, उसे भड़काना मत। हे ताओती मेरे शरीर से दहाड़ा। हा हा हा, आखिरकार मैं आजाद हो ही गया। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। शियाओनिन डर के मारे कांपने लगी। क्या यह वही जियाबाओ है? किंगमो ने कहा, नहीं, यह उसकी आंख में बंद खौफनाक शैतान है। ही ताओती ने मेरे शरीर को अकड़ाते हुए बड़बड़ाया, मेरा असली शरीर तो इस चूजे जैसे शरीर से 100 गुना बेहतर था। खैर छोड़ो, वह लड़की हूँ। यहाँ आसपास सबसे बढ़िया होटल कहाँ है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना लाओ। आसपास के लोग समझ रहे थे कि यह कोई नाटक या कॉस्प्ले चल रहा है, लेकिन किंगमो ने तुरंत खतरे को भांप लिया। उसने ऊंचे दर्जे के मंत्र वाले कागज निकाले और ही ताओती के सामने आकर कड़क आवाज में कहा, मैं सिर्फ एक बार कहूंगी, चुपचाप वान जियाबाओ के शरीर से बाहर निकल जाओ। ही ताओती गुर्राया, मैं बाहर निकल चुका हूँ, अब वापस नहीं जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे धमकी दे? क्या तुम दोनों लड़कियां आज अपनी जान यही गंवाना चाहती हो? मेरे शरीर पर कब्जा जमाए ही ताओती ने शिया किंगमो और यांग ये के बिजली वाले हमलों को हंसते हुए हवा में उड़ा दिया। हाँ, तुम दोनों के इस छोटे से पटाखे से मेरी सिगरेट भी नहीं जल सकती। क्या बस इतना ही था? कुछ और बड़ा लाओ, अभी तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ है। तभी अचानक मेरी जेब में रखे फोन पर वीडियो कॉल की घंटी बज उठी। कॉल की स्क्रीन पर मेरी गुरुजी का कड़क चेहरा दिखाई दिया। गुरुजी ने बिना समय गवाए स्क्रीन से घूरते हुए गिनती शुरू कर दी। हे ताओती, मैं 3 तक गिनूंगी। 3 2। गुरुजी का नाम और आवाज सुनते ही ताओती की सारी अकड़ हवा हो गई। वो डर के मारे भीगी बिल्ली बन गया और गिड़गिड़ाया, बाप रे, उस बुढ़िया का फोन। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे आज जरूरी काम है। एक ही पल में उसकी सारी राक्षसी आग ठंडी हो गई और वो डर कर मेरी दाहिनी आंख के अंदर वापस छिप गया। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो किंगमो और यांग ये घबराए हुए मेरे पास खड़े थे। मैंने फोन उठाकर गुरुजी से बात की। गुरुजी ने पूछा कि क्या उस शैतान ने मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। कॉल कटने के बाद किंगमो ने फिक्र जताते हुए कहा, लेकिन वान जियाबाओ, तुम्हें तो अभी भी बहुत तेज बुखार है। मैंने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। भले ही इस शैतान का शरीर में होना झंझट का काम है, पर इसका एक फायदा भी है। जब भी यह बाहर आता है मेरा बुखार और बीमारी अपने साथ निकल जाता है। किंगमो ने राहत की सांस ली। वाह, यह तो बड़ी काम की चीज है। यांग ये मुझे दूर जाते देखकर फुसफुसाया, इसकी गुरुजी तो सचमुच कोई बेहद खौफनाक और शक्तिशाली हंटर लगती हैं। कुछ समय बाद मैं अपनी गुरुजी से मिला, जो नॉर्थ पोल जाने का नाटक करके असल में जुए में सारे पैसे लुटा चुकी थी। वहाँ कुछ गुंडों और साहूकारों ने गुरुजी को घेर रखा था और चिल्ला रहे थे, पैसे कहाँ हैं?
हमारे 5 लाख कहाँ हैं? गुरुजी ने अपनी खाली जेबें दिखाते हुए नौटंकी की। भैया पैसे तो खत्म हो गए, पर मैं कपड़े धोने और खाना बनाने का सारा काम बहुत अच्छा कर लेती हूँ, मुझे काम पर रख लो। मैंने धीरे से टोकते हुए कहा, गुरुजी आपने अपनी जिंदगी में आज तक न कपड़े धोए हैं और न कभी खाना बनाया है। साहूकार के बॉस ने घूर कर कहा, मुझे कोई काम वाली बाई नहीं चाहिए। अगर कर्ज से छूटना है तो इस अंडरवर्ल्ड की जेल में लड़ना पड़ेगा। जीते तो सारा कर्ज माफ, हारे तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वे हमें एक बेहद बदबूदार और खौफनाक जगह पर ले गए। चारों तरफ सड़न की बदबू आ रही थी। मैंने नाक बंद करते हुए कहा, यह कैसी घिनौनी जगह है? गुरुजी ने बताया, यह है अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग यानी डॉकुई चांग। यहाँ इंसानों और खौफनाक राक्षसों को एक ही पिंजरे में बंद करके मौत का खेल खिलाया जाता है और अमीर लोग इस पर सट्टा लगाते हैं। इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर गुरुजी ने अकड़ कर कहा, वैसे यह मेरी तरफ से लिया गया नया काम है ताकि मैं तुझे दुनियादारी दिखा सकूं। मैंने तुरंत उनकी पोल खोलते हुए कहा, सच बोलिए गुरुजी, आप जुए में सब कुछ हार कर यहाँ घसीट कर लाई गई हैं ना? जब मैंने गुरुजी की पोल खोली तो वो बात घुमाते हुए बोली, अरे बेवकूफ, इसे जुआ नहीं रणनीति कहते हैं। तभी लाउडस्पीकर पर अनाउंस करने वाले की कड़क आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का धमाकेदार मुकाबला शुरू होने जा रहा है। स्वागत कीजिए हमारे आज के लाचार दावेदारों का कंगाल गुरुचल। एक तरफ है हुस्न की आग और दूसरी तरफ एक आंख वाला मरियल लड़का। क्या ये दोनों इस मौत के पिंजरे में जिंदा बच पाएंगे? दर्शक ध्यान दें और अपना सट्टा लगाना शुरू करें। चारों तरफ बैठे अमीर सट्टेबाज चिल्लाने लगे, मार डालो इन्हें, हमें खून देखना है। गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर कहा, छोटे बाव, तू भी कुछ पैसों का सट्टा लगा लेना। मैंने बिना किसी हाव भाव के कहा, जुआ खेलना कानूनन अपराध है गुरुजी। तभी पिंजरे का बड़ा दरवाजा खुला और अनाउंसर चिल्लाया, और अब पेश हैं इनके विरोधी, 4 मीटर लंबे, 2 टन वजनी, 17 इंसानों को अपने हाथों से चीरने वाले खूंखार राक्षस माउंटेन ऑरक मॉन्स्टर। पिंजरे में 4 मीटर लंबा लोहे जैसा विशाल राक्षस दहाड़ता हुआ घुसा। मैंने गुरुजी की तरफ देखकर पूछा, वैसे गुरुजी, इस काम का असली मकसद क्या है? गुरुजी के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान आ गई। इस घटिया जगह को नामो निशान से मिटाना। इतना कहते ही गुरुजी हवा में उछली और उन्होंने अपनी जोरदार लात उस 4 मीटर लंबे राक्षस के मुंह पर जड़ दी। मैंने भी ही ताओती के काले पंजों से उस दानव को दीवार पर दे मारा और 2 सेकंड में उसे चित कर दिया। यह देखकर अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग का बॉस बौखला गया। वो चिल्लाया, सारे पिंजरे खोल दो, इस फाइटिंग रिंग के जितने भी राक्षस हैं सबको बाहर निकालो, इन दोनों को जिंदा बाहर मत जाने देना। अनाउंसर फिर चिल्लाया, दोस्तों, आज रात हमारे दावेदार इस हॉल के सारे खौफनाक राक्षसों से एक साथ लड़ेंगे। मैंने चारों तरफ देखा, लगता है बॉस की हवा निकल गई, इसलिए उसने अपनी पूरी जमा पूंजी मैदान में उतार दी है। मेरी आंख के अंदर से ही ताओती कर्जा मुझे बाहर निकलने दे। आज इन सबको दिखाता हूँ कि असली भगवान कौन है। मैंने कहा, शांतरा, यहाँ बहुत से आम इंसान मौजूद हैं। अगर मैंने तुझे पूरी तरह बाहर निकाला तो लोग मुझे लैब में ले जाकर काट डालेंगे। अगले ही पल दर्जनों खौफनाक राक्षस पिंजरे में टूट पड़े। मैं और गुरुजी पीठ से पीठ सटाकर राक्षसों का शिकार करने लगे। ही ताओती का काला साया मेरे हाथ से बाहर निकला और वो राक्षसों को चीरते हुए गुरुजी से बहस करने लगा। ए बुढ़िया, मैं तेरी जान बचा रहा हूँ, थोड़ा तो तमीज से बात कर। गुरुजी ने एक राक्षस की गर्दन तोड़ते हुए कहा, मैं एस क्लास हंटर हूँ, मुझे तुझ जैसे शैतान की मदद की जरूरत नहीं है। लड़ाई के बीच ही मेरे सिर में भयानक दर्द होने लगा। मैंने एक राक्षस की गर्दन मरोड़ते हुए गुरुजी से पूछा, गुरुजी, उस आदमी का नाम सुनते ही मेरा सिर क्यों फटने लगता है? वो कौन है? गुरुजी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एक झटके में 2 राक्षसों को काटते हुए कहा, वो है वुशियानलू, दुनिया का सबसे खौफनाक, बेरहम और शक्तिशाली प्राचीन राक्षस। फिर गुरुजी ने मेरे अतीत का वो खौफनाक पन्ना खोला जिसे मैं आज तक अनजान था। उन्होंने कहा, 16 साल पहले तुम्हारे पिता वांग सुफेंग, तुम्हारी मां लिन रुओक्सुए और मैं तीनों एक ही मास्टर के चेले थे और हंटर एसोसिएशन में इस क्लास हंटर थे। लेकिन एक दिन वुशियानलू का साया हम पर मंडराया। उसने न जाने कैसे तुम्हारे पिता के शरीर पर कब्जा कर लिया और उनसे तुम्हारी माँ का कत्ल करवा दिया। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरुजी आगे बोली, जब तुम्हारे पिता को होश आया और उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों तुम्हारी माँ का खून हो गया है तो वो यह गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को चाकू मार लिया। लेकिन वो मरे नहीं, उस राक्षस ने तुम्हारे पिता का शरीर चुरा लिया और अंधेरे में गायब हो गया। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरे पापा अभी भी जिंदा हैं? गुरुजी ने ठंडी सांस ली, काश ऐसा ही हो। तुम्हारी माँ के शरीर में प्राचीन ताकतवर खून बहता था जिसे हासिल करके वो राक्षस अपनी सील तोड़ना चाहता था, और चूंकि वही खून तुम्हारी रगों में भी दौड़ रहा है इसलिए वो राक्षस देर सबेर तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा। उधर दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन के सीनियर अफसर तियानियों के हाथ मेरी फाइल लग चुकी थी। वो मेरी फाइल पढ़ते हुए बड़बड़ाया, वांग जियाबाओ, उम्र 18 साल,
मास्टर कांगरोंग, इस लड़के के शरीर में कम से कम 1 लाख से भी खतरनाक राक्षस बंद है और इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम इसे ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। इधर फाइटिंग रिंग में मैंने और गुरुजी ने मिलकर सारे राक्षसों का सफाया कर दिया। गुरुजी ने पसीना पोंछते हुए मुझसे मजाक किया, वैसे छोटे, मेरे जाने के बाद क्या तूने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? मैंने तुरंत ताना मारा, गुरुजी पहले अपनी फिक्र कीजिए, आपके अकेले बूढ़े होने के चांस ज्यादा हैं। गुरुजी चिढ़कर चिल्लाईं, अरे तू रुक। लेकिन तभी अचानक पूरे शहर का मौसम बदलने लगा। आसमान में काले खाड़ बादलों की दरारें पड़ने लगी और खतरे के सायरन बज उठे। एनिमी मॉन्स्टर्स का महाहमला शुरू हो चुका था। तभी अचानक हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर आसमान में एक खौफनाक काली दरार पड़ गई। काले बादलों का सीना चीरते हुए हजारों मकड़ी जैसे काले राक्षस सीधे मैदान में गिरने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गुरुजी ने बिना देरी किए जमीन पर अपने दोनों हाथ पटके और चिल्लाई, ज्यूली सुरक्षा घेरा चालू हो जा। अगले ही पल एक विशाल सुनहरी चमकदार दीवार खड़ी हो गई, जिसने मेन बिल्डिंग और भागते हुए छात्रों को अपने अंदर सुरक्षित कर लिया। उधर हंटर एसोसिएशन के दफ्तर में जब फोन बजने लगे तो वहां के लापरवाह अफसरों ने यह कहकर फोन काट दिए कि यह जरूर बच्चों का कोई फालतू मजाक होगा। लेकिन दीवार के बाहर खेल का मैदान जंग का मैदान बन चुका था। शिया किंगमो, यान ये और वो शियाओनिन भागते हुए छात्रों को बचाने के लिए हजारों राक्षसों से भिड़ रहे थे। किंगमोए के बाद एक आग वाले मंत्र फेंक रही थी, पर उसका नेटवर्क गायब था। वो चिल्लाई, मेरे मंत्र खत्म होने वाले हैं। हंटर एसोसिएशन वाले कहां मर गए? जब हंटर एसोसिएशन के चीफ डायरेक्टर शिया को इस तबाही का पता चला तो उन्होंने अपने स्टाफ को डांटते हुए दहाड़ा, इतनी बड़ी तबाही हो गई और तुम लोग इसे मजाक समझते रहे। सारे ए क्लास और इस क्लास हंटरों को तुरंत यूनिवर्सिटी भेजो। लेकिन मैदान में हालात बेकाबू हो चुके थे। किंगमो के सारे मंत्र खत्म हो गए थे और यांग ये की जंजीरें टूट रही थी। राक्षसों की फौज ने हमें जाली के पास घेर लिया था। अब मेरे पास अपनी ताकत छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने धीरे से अपनी आंख की काली पट्टी उतारी और कड़क आवाज में कहा, हे ताओती, इन सबका सफाया कर दे। मेरी आंख से काला खून छलका और हे ताओती का 20 मीटर ऊंचा खौफनाक आग उगलता साया बाहर निकला। एक ही जोरदार दहाड़ और काले शोलों की आंधी के साथ हे ताओती ने कुछ ही सेकंडों में मैदान में खड़े हजारों राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। राख का धुआं अभी छटा भी नहीं था कि आसमान में सेना के हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। काले बख्तरबंद कपड़ों में हंटर एसोसिएशन के दर्जनों स्वत जवान उतरे और उन्होंने अपनी राइफलें और रॉकेट लॉन्चर सीधे मेरी तरफ तान दिए। अधिकारी तियानियों ने कड़क आवाज में हुक्म दिया, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, लक्ष्य स्थिर है, कभी भी गोली चला दो। हे ताओती मेरी आंख के अंदर से हंसा, साले एहसान खामोश, जब मैं हजारों राक्षसों को काटता था तब इनके पूर्वज मिट्टी से खेल रहे थे, आज हीरो बनने आए हैं। यह देखकर शिया किंगमो, वो शियाओनिन और यांग ये तुरंत भागकर बंदूक की नालों के सामने आ खड़े हुए और मुझे अपने शरीर से ढक लिया। किंगमो चिल्लाई, रुक जाओ, यह दुश्मन नहीं है, इसने अभी पूरी यूनिवर्सिटी की जान बचाई है। अफसर तियानियों ने कड़क कर कहा, पीछे हटो, यह एक बिना रजिस्ट्रेशन वाला खतरनाक होस्ट है, इसकी आंख में मॉन्स्टर है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अधिकारी तियानियों ने कड़क आवाज में कहा, तो तुम हो प्राचीन खौफनाक राक्षस हे ताओती के होस्ट वान जियाबाओ। शिया किंगमो तुरंत आगे आई, सर, इन्होंने अभी राक्षसों से हमारी जान बचाई है, इनकी कोई गलत मंशा नहीं है। तियानियों चिल्लाया, लड़की तुम्हें कुछ नहीं पता, दूर हटो उससे, उसके अंदर एक खौफनाक शैतान बंद है, वो बहुत खतरनाक है। तभी यान ये बंदूकों के सामने खड़ा हो गया। मैं यान परिवार का वारिस यान ये हूँ, मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ कि जियाबाओ हमारा अपना है। आपने भी देखा कि उसने सिर्फ राक्षसों पर हमला किया था। तियानियों ने घूर कर देखा, यान परिवार, तो तुम्हें तो अच्छी तरह पता होना चाहिए कि किसी शैतान का शिकार होना कितना खतरनाक होता है। नादानी बंद करो और पीछे हटो, यह सरकारी हुक्म है। तुम लोग कितने भोले हो जो किसी शैतान के होस्ट पर भरोसा कर रहे हो। किसी को नहीं पता कि इसका दिमाग कब फिर जाए। पूरी यूनिवर्सिटी की सुरक्षा के लिए वान जियाबाओ चुपचाप हमारे साथ चलो। मेरी आंख के अंदर से ही ताओती गुस्से में कुर्राया, इन साले एहसान फरामोशों के साथ जाऊं। अगर मैं नहीं होता तो ये सब कब के मरे पड़े होते। मुझे बाहर निकलने दे, एक एक को जिंदा चबा जाऊंगा। तभी मेरी नजर थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे पड़ी, जहां मेरी गुरुजी दबे पांव खिसकने की कोशिश कर रही थी। मैंने मन ही मन कहा, यह बुढ़िया यहाँ पेड़ के पीछे छिपकर भाग क्यों रही है। गुरुजी ने पेड़ के पीछे से झांक कर फुसफुसाते हुए कहा, सॉरी छोटे बाव, गुरुजी को तुझ पर पूरा भरोसा है, तू इस मामले को खुद संभाल लेगा। मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए और अफसर तियानियों की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तभी अचानक एक भारी और रोबदार आवाज गूंजी, एक मिनट रुको। स्वत सैनिकों की कतारें पीछे हटी और हंटर एसोसिएशन के चीफ डायरेक्टर शिया बाहर निकल कर आए। तियानियों ने तुरंत झुककर सलाम किया। डायरेक्टर शिया ने तियानियों से कहा, तियानियों, इस मामले को मैं संभालता हूँ। तियानियों ने कहा, सर, इस लड़के के अंदर प्राचीन राक्षस है, यह बहुत खतरनाक है।
डायरेक्टर शिया ने गंभीर होकर कहा, मुझे पता है, मैंने सब देखा है। वांग जियाबाओ, इस वक्त एसोसिएशन में तुम्हारे बारे में दो तरह की राय हैं। एक गुट चाहता है कि तुम्हें जेल में बंद करके रिसर्च लैब में ले जाया जाए और दूसरा गुट चाहता है कि तुम्हारी ताकत का सरकारी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मेरे पास एक बीच का रास्ता है। डायरेक्टर शिया ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा, तुम्हें हंटर एसोसिएशन की लाइसेंस परीक्षा देनी होगी। परीक्षा पास करके तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अपनी शक्तियों पर काबू रख सकते हो। उसके बाद तुम आधिकारिक हंटर बनकर हमारी निगरानी में काम करोगे। अफसर तियानियू घबराकर बोला, सर, किसी शैतान के होस्ट को परीक्षा में बैठने देना आज तक नहीं हुआ। अगर परीक्षा के दौरान इसका दिमाग फिर गया तो। डायरेक्टर शिया ने सख्त आवाज में कहा, परीक्षा हॉल की निगरानी मैं खुद करूंगा और सारे सीनियर हंटर वहां मौजूद होंगे। तियानियू, इस लड़के ने अभी पूरे स्कूल की जान बचाई है। इतने सारे छात्रों और मीडिया के कैमरों के सामने इसे गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत होगा। बात खत्म। जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। फिर डायरेक्टर शिया मेरी तरफ मुड़े, वांग जियाबाओ, तुम्हारा क्या कहना है? मेरी आंख के अंदर से ही ताऊती गर्जा, मना कर दे छोटे। इन पाखंडी अधिकारियों की शक्ल देखकर मेरा खून खौल रहा है। चल, इनकी धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन तभी डायरेक्टर शिया ने अपनी जेब से एक पुराना पीला कागज निकाला जिस पर खून से अंगूठे का निशान लगा हुआ था। उन्होंने कैलकुलेटर निकाला और हिसाब जोड़ते हुए बोले, अगर परीक्षा नहीं देनी तो फिर यह कर्ज चुका दो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। का कितना कर्ज? डायरेक्टर शिया ने हिसाब बताया। 16 साल पहले तुम्हारी गुरुजी ने 5 लाख का कर्ज लिया था। 1.5% महीने के ब्याज के हिसाब से 16 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर पूरे 70,80,000 रुपए बनते हैं। मैं चीख पड़ा, 16 साल, 70,80,000 RMB। डायरेक्टर शिया मुस्कुराए, हाँ, 16 साल पहले तुम्हारी गुरुजी ने कहा था कि जब वो अमीर हो जाएंगी तब लौटा देंगी। क्या वो कभी अमीर बनी? अंदर से ही ताऊती बड़बड़ाया, वो कंगाली की दुकान बुढ़िया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी गुरुजी एक पेड़ के पीछे दबे पांव छिपकर भाग रही थी। डायरेक्टर शिया ने 2 रास्ते रखे। पहला रास्ता, हंटर परीक्षा 2 पास होकर एसोसिएशन ज्वाइन करूं और यह 70,80,000 का कर्ज पूरी तरह माफ। दूसरा रास्ता भी कि अभी 70,80,000 नकद चुकाओ। बोलो क्या चुनते हो? मैंने बिना एक पल गंवाए जोर से कहा, पहला रास्ता, मैं परीक्षा दूंगा। डायरेक्टर शिया ने कहा, समझदार फैसला। तियानियू, इसकी परीक्षा का इंतजाम करो। तियानियू ने दुखी मन से कहा, जी सर। डायरेक्टर शिया ने किंगमो से कहा, किंगमो, तुम मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी चोटों का इलाज कराना है। और वांग जियाबाओ, परीक्षा का टाइम और जगह तुम्हें बता दी जाएगी, देर मत करना। हेलीकॉप्टर और 100 जवान वापस लौटने लगे। यांग ये ने अपना सिर पकड़ लिया, 70,80,000। तुम्हारी गुरुजी तो कर्ज लेने की उस्ताद निकली। किंगमो ने राहत की सांस ली, कम से कम तुम्हें गिरफ्तार करके जेल नहीं ले जाया जा रहा। तभी ही ताऊती अंदर से पीठ पकड़कर चिल्लाया, अरे मुझे बचाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब बर्दाश्त नहीं होता। हे ताऊती अंदर से लगातार जिद्दी बच्चों की तरह चिल्लाता रहा कि उसे बढ़िया मसालेदार हॉटपॉट खाना है। लेकिन हंटर लाइसेंस परीक्षा से ठीक पहले मेरे दोस्तों ने मेरी मदद के लिए अपनी जान लगा दी। शिया किंगमो जादुई कागजों का पूरा बंडल लेकर आई और बोली, हमारे शिया परिवार में एक से बढ़कर एक जादुई मंत्र वाले कागज बनते हैं। यह लो बुराई नाशक मंत्र, 5 बिजली वाले मंत्र, आग के गोले बरसाने वाले मंत्र और सोने के कवच वाले मंत्र। तुम्हें जितने चाहिए उतने ले जाओ। यांग ये ने भी अपने परिवार के खास खजाने मुझे दिए। वहीं वो शियाओनिन ने थोड़ा उदास होकर कहा, मैं लड़ाई में ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, सिर्फ पूर्वाभास देख सकती हूँ। लेकिन इस परीक्षा के बारे में मुझे अभी कोई साफ नजारा नहीं दिखा। ही ताऊती ने आंख के अंदर से मजे लेते हुए कहा, अरे छोटी लड़की, उदास मत हो। क्या तुमने कभी लॉटरी का लकी नंबर देखा है? शियाओनिन ने हंसकर मना कर दिया। मैंने मजाक में कहा, और हमारे वांग परिवार में क्या राजा पैदा होते हैं? किंगमो और यांग ये हंस पड़े। तुम नाटक देखना थोड़ा कम करो। अगले दिन जब मैं हंटर लाइसेंस परीक्षा के सेंटर पर पहुंचा तो हॉल में टीवी पर खबरें चल रही थी कि शहर में राक्षसों का खतरा बढ़ रहा है। वहां आए दूसरे घमंडी परीक्षार्थी मुझे दिन में भी आंख पर पट्टी बांधे देखकर आपस में मेरा मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, दिन के उजाले में पट्टी बांध कर घूम रहा है, या तो कोई नौटकीबाज है या फिर फुसकी। ऐसे लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने आते हैं, इनमें कोई दम नहीं होता। ही ताऊती बड़बड़ाया, छोटे, ये तुझे कमजोर समझ रहे हैं। मैंने शांत रहकर पट्टी ठीक की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंटीन में जब मैं खाना खाने बैठा तो कुछ लड़के फिर ताना मारने लगे, अरे यह तो जैसे भुखड़ भूत की आत्मा लेकर पैदा हुआ है, फिजिकल टेस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर आया था, बस ठूसना जानता है। ऐसे बेकार इंसान के साथ एक ही हॉल में परीक्षा देना भी बेइज्जती की बात है। ही ताऊती मेरी आंख के अंदर से गरजा, इन बच्चों का तो मैं नाश्ता बना जाऊंगा। उसकी खौफनाक आवाज सुनकर वो परीक्षार्थी डर के मारे भागकर परीक्षा अधिकारी के पास पहुंचे और चिल्लाए, सर, इस लड़के के अंदर शैतान है, इसने कैंटीन में हम पर हमला करने की कोशिश की, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए। परीक्षा अधिकारी ने सबको शांत कराते हुए घोषणा की, इस परीक्षार्थी की पूरी फाइल हंटर एसोसिएशन के पास जमा है, यह आप सभी के साथ मिलकर ही परीक्षा देगा। यह सुनते ही सारे परीक्षार्थियों के होश उड़ गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। परीक्षार्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया, यह तो हमारी जान के साथ खिलवाड़ है, किसी शैतान के होस्ट के साथ हम परीक्षा कैसे दे सकते हैं?
परीक्षा अधिकारी तियान्यू ने ठंडी आवाज में कहा, अगर किसी को ऐतराज है तो वो अभी परीक्षा छोड़कर जा सकता है और अगले साल आ सकता है, वरना शांति से दूसरे चरण के नियम सुनो। दूसरा चरण है घोस्ट गेट पास। यह एसोसिएशन द्वारा बनाई गई एक अलग रहस्यमय दुनिया है जहां पकड़े गए खौफनाक राक्षसों को रखा गया है। आपका काम है 72 घंटे तक जिंदा रहना और राक्षसों को मारकर पॉइंट बनाना। जिसका रक्षा कवच टूटा वो तुरंत बाहर। टीम बनते ही मेरे साथ आए परीक्षार्थी गुस्से में फुसफुसाने लगे, हद है, हमें इस बम के साथ एक टीम में डाल दिया। अगर इसके अंदर का शैतान बेकाबू हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। ही ताओती अंदर से हंसकर बोला, डरपोक बच्चे। टीम के अकड़ू लीडर ने मुझे धमकाया, देख लड़के, चुपचाप हमारे पीछे चल और अपनी आंख की उस पट्टी को हाथ भी मत लगाना, हम तेरी वजह से मरना नहीं चाहते। मैंने शांत रहकर कह दिया, तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो फूंफकार कर बोला, अगर हम एक टीम में न होते तो तेरी तरफ थूकते भी नहीं। चुपचाप पीछे पड़ा रहा। जैसे ही हम घोस्ट गेट की डरावनी दुनिया के अंदर घुसे, उस टीम लीडर ने 2-3 छोटे राक्षसों को मारकर शेकी बघारना शुरू कर दिया। देखा मेरे हाथ की सफाई, चाहे जितने राक्षस आ जाएं, सबको गाजमूली की तरह काट दूंगा। उसके चमचे तालियां बजाने लगे। मैं मन ही मन हंसा, अभी किसी बड़े राक्षस से पाला पड़ने दो, सारा घमंड हवा हो जाएगा। और ठीक वही हुआ। अगले ही पल चारों तरफ से बी क्लास के दर्जनों खौफनाक राक्षसों की फौज ने हमें घेर लिया। वो अकड़ू लीडर डर के मारे कांपने लगा। बी क्लास राक्षस, इतने सारे, अब क्या होगा? तभी एक राक्षस ने हमला किया और उसका रक्षा कवच चटक गया। वो जमीन पर गिरकर चीखने लगा। मैंने आगे बढ़कर उसका गिरा हुआ सामान उठाया और उसे देते हुए कहा, पीछे हटो और अपना सामान संभालो। फिर मैंने मन ही मन कहा, ही ताओती। ही ताओती उत्सुक होकर बोला, क्या हुक्म है मालिक? मैंने कहा, बाहर आ और थोड़ा जलवा दिखा। ही ताओती मजे से हंसा, अरे वाह, मुझे तेरा यह अंदाज बहुत पसंद आया। मैंने अपनी आंख की पट्टी पर हाथ रखा और अपने नौटकीबाज अंदाज में चिल्लाकर कहा, अतल गहराई के असीम स्वामी, मेरे हुक्म पर प्रकट हो और सब कुछ भस्म कर दे। अगले ही पल मेरी आंख से ही ताओती की खौफनाक काली आग निकली। एक ही जोरदार आंधी में उस काली आग ने बी क्लास राक्षसों की पूरी फौज को कुछ ही सेकंडों में राख में मिला दिया। ही ताओती ने मुंह बनाते हुए कहा, छी, इतने कमजोर थे कि मारने में भी मजा नहीं आया। यह खौफनाक नजारा देखकर वो अकड़ू लीडर और उसके साथी घुटनों के बल गिर पड़े और आंसुओं के साथ चिल्लाए, बड़े भाई, आज से आप हमारे सगे बड़े भाई हो। अतल गहराई के स्वामी की जय हो। मैंने अपनी आंख की पट्टी संभाली और मुस्कुराते हुए शिया किंगमो, यान ये और वो शियाओनिन के साथ आगे कदम बढ़ा दिए। ही ताओती अपनी घमंडी आवाज में गुर्राया, झुक जाओ मेरे सामने बेवकूफ इंसानों। मैंने मन ही मन अपना सिर पकड़ लिया। अरे यार, लगता है जरूरत से ज्यादा नौटंकी हो गई। तभी आगे से कुछ परीक्षार्थी बदहवास भागते हुए आए। वो डर के मारे चीख रहे थे, भागो वरना सब मारे जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सारे राक्षस पहले ही साफ हो चुके थे। उधर हंटर एसोसिएशन के कंट्रोल रूम में स्क्रीन देखकर अफसरों के होश उड़ गए। अफसर तियान्यू और डायरेक्टर शिया ने डेटा चेक किया। जियाबाओ ने घोस्ट गेट डायमेंशन के सारे राक्षसों को अकेले खत्म कर दिया था और पूरी जंग के दौरान उसका दिमाग एकदम शांत और स्थिर रहा था। जब नतीजे घोषित हुए तो बोर्ड पर मेरा स्कोर देखकर पूरा हॉल सन्न रह गया। पूरे 187 राक्षस। बाकी परीक्षार्थी फटी आंखों से बोर्ड घूरने लगे। 187? अरे हमारी पूरी टीम ने मिलकर सिर्फ 15 राक्षस मारे हैं। क्या यह लड़का कोई मास्टर है? तभी अफसर तियान्यू ने मेरे पास आकर सबके सामने ऐलान किया, वांग जियाबाओ, तुम्हारे शानदार प्रदर्शन और शांत दिमाग को देखते हुए एसोसिएशन तुम्हें एक हंटर के रूप में शामिल करने का फैसला करती है। उन्होंने मेरे हाथ में एक खास हाईटेक निगरानी वाली घड़ी बांधी और कहा, यह घड़ी 24 घंटे तुम्हारी सांसों और शक्तियों की निगरानी करेगी। अगर तुमने इसे उतारने की कोशिश की तो तुम्हें बेकाबू मानकर कार्रवाई की जाएगी। मैंने शांत रहकर कहा, समझ गया। फिर तियान्यू ने थोड़ा पास आकर धीरे से कहा, तुम बहुत ताकतवर हो लेकिन एसोसिएशन में सब तुम पर भरोसा नहीं करते, संभल कर रहना। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। यान ये दौड़ता हुआ आया और मेरी पीठ थपथपाई। मुझे तो पहले ही पता था कि तू कमाल कर देगा भाई। किंगमो और शियाओनिन मेरी घड़ी देखने लगी। यह तो बड़ी साधारण सी घड़ी लगती है। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर मजाक किया, अगर मेरी ताकत ज्यादा बढ़ी तो यह घड़ी फट जाएगी। दोनों लड़कियां डर के मारे चीख पड़ी। क्या? मैंने हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रहा था। चलो आज मेरी तरफ से सबको शानदार दावत। पीछे खड़े डायरेक्टर शिया और तियान्यू हमें हंसते खेलते जाते हुए देख रहे थे। तियान्यू ने कहा, 187 शिकार इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, और वो भी बिना अपना आपा खोए। डायरेक्टर शिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कम से कम फिलहाल के लिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उधर दूसरी तरफ अफसर तियान्यू चुपके से अपने एजेंटों को हुक्म दे रहा था। डायरेक्टर शिया का दिमाग सटिया गया है। उस लड़के पर 24 घंटे नजर रखो। मुझे पता लगाना है कि उसकी आंख का वो शैतान कितना खतरनाक है। जरूरत पड़ी तो उसे खत्म कर देना। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। तियान्यू की आवाज आई, वांग जियाबाओ शहर के बीचों बीच एक क्लास का आग वाला राक्षस तबाही मचा रहा है। एसोसिएशन तुम्हें वहां भेजना चाहती है लेकिन तुम मना भी कर सकते हो। मैंने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा। जब मैं मौके पर पहुंचा तो पूरी इमारत आग की ऊंची ऊंची लपटों में जल रही थी। वहां मौजूद हंटरों में अफरा तफरी मची हुई थी। आग बहुत भयानक
भयानक है, कोई अंदर नहीं जा सकता। 10 एटलास हंटर 20 आग वाले राक्षस को नहीं रोक पाए। मैंने तुरंत पूछा, क्या अंदर कोई फंसा हुआ है? एक फायर फाइटर चिल्लाया। 5वीं मंजिल पर एक छोटी बच्ची फंसी हुई है। मैं बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे जलती हुई लपटों के बीच 5वीं मंजिल की तरफ भागा। आग का वो एटलास राक्षस मेरे सामने आकर गुर्राया, इंसान, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। अंदर से ही ताओती हंसा, यह छोटी सी चिंगारी तो मेरे दांत की जलन भी दूर नहीं कर सकती। उस राक्षस ने मुझ पर आग के शोले बरसाए, पर ही ताओती की वजह से मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। वो राक्षस चीखा, यह कैसे मुमकिन है? मेरी आग तो अमर है। मैंने शांत आवाज में कहा, खेल खत्म करते हैं। हे ताओती से निकल जा। हे ताओती का खौफनाक काला साया बाहर निकला और उसने एक ही पल में उस पूरे एटलास राक्षस और उसकी आग को सूख कर भस्म कर दिया। मैंने रोती हुई नन्ही बच्ची को अपनी गोद में उठाया और दिलासा दिया, डरो मत, भैया तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जा रहा है। इमारत के बाहर खड़े लोग हैरान रह गए, क्योंकि पूरी भयानक आग सिर्फ 7 मिनट में ठंडी पड़ गई थी। अफसर तियानियो यह देखकर दांत भींचते हुए बोला, जिस एटलास राक्षस को 10 हंटर मिलकर नहीं हरा पाए, उसे इस 18 साल के लड़के ने सिर्फ 7 मिनट में खत्म कर दिया। यह लड़का इतनी बड़ी राक्षसी ताकत को कैसे काबू कर रहा है? इस पर 24 घंटे कड़ी नजर रखो। यह जहां भी जाए, जिससे भी मिले, सब नोट करो। मिशन खत्म होने के बाद जब मैं एक शांत रास्ते से गुजर रहा था, तभी अंधेरे से एक खौफनाक साया बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि 16 साल पहले मेरे पिता के शरीर पर कब्जा करने वाला मुख्य विलेन वू शियानलू था। वो मेरे पिता के चेहरे और आवाज में खौफनाक मुस्कान के साथ बोला, बहुत दिनों बाद मिले मेरे बेटे वू शियानलू, तुम काफी बड़े हो गए हो। मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे उस नाम से बुलाने की हिम्मत मत करना। वो राक्षस मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरा प्यारा बच्चा। मेरी आंख के अंदर बंद बैठा ही ताओती गुस्से से आग बुला होकर दहाड़ा। अब मेरा बर्दाश्त का बांध टूट चुका है। आज मैं इस नीच को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंख के अंदर से ही ताओती बेकाबू होकर दहाड़ा, मुझे बाहर निकलने दे छोटे, मैं इस नीच को जिंदा चबा जाऊंगा। मैंने किसी तरह ही ताओती के गुस्से पर काबू पाया और कहा, शांत हो जा। वो राक्षस वू शियानलू मेरे पिता के शरीर से घमंडी हंसी हंसा, हाँ शांत रहो, इतनी जल्दी मरने की क्या जल्दी है? मैं तो बस यह देखने आया था कि मेरे होस्ट का बेटा कैसा दिखता है। उसने मुझे सर से पांव तक देखा और थूकते हुए बोला, कुछ खास नहीं है, बेकार है। खैर, अगली बार जब मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक खौफनाक तोहफा लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। आगे जाकर उसके चमचे ने उससे पूछा, आका वू शियानलू, आपने उसे वही खत्म क्यों नहीं कर दिया? वू शियानलू ने खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, एक ही बार में मार देना तो बहुत उबाऊ होगा। अली एक काम करो, जाकर उस लड़के के लिए कुछ छोटी मोटी मुसीबतें खड़ी करो। इसके बाद मैंने गुरुजी और शिया किन्मो से मिलकर उन्हें सब सच बता दिया। मैं वू शियानलू से मिला था। गुरुजी और किन्मो चौंक गईं। क्या तुम लोगों की लड़ाई हुई? मैंने कहा, नहीं, वो बस कुछ बातें बोलकर चला गया। उसने कहा कि अगली बार वो मेरे लिए कोई तोहफा लाएगा। गुरुजी चिढ़कर बोली, उस बकवास राक्षस की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। वो कैसा दिख रहा था? मैंने भारी दिल से कहा, बिल्कुल मेरी माँ की पुरानी फोटो वाले इंसान जैसा, मेरे पिता जैसा। किन्मो ने फिक्र भरे लहजे में पूछा, क्या तुम ठीक हो? आखिरकार उसके पास तुम्हारे पिता का चेहरा है। मैंने ठंडी सांस ली। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे पिता नहीं हैं, वो बस इंसानी चमड़ी पहने एक खौफनाक मास्टर हैं। वैसे भी मैंने कभी अपने पिता का प्यार नहीं देखा। किन्मो ने मुझे हमदर्दी से देखा। ही ताओती भी अंदर से बड़बड़ाया, मान गया छोटे, तेरा जिगर तो सचमुच बहुत मजबूत है। तभी वो शियाओनिन घबराई हुई हमारे पास आई और बोली, मुझे आजकल रोज एक ही खौफनाक सपना आ रहा है। सपने में चारों तरफ गहरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, एक आवाज तक नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर यह मेरा कोई पूर्वाभास सपना हुआ तो क्या होगा? किन्मो ने उसे संभाला, डरो मत, सपने अक्सर उल्टे होते हैं। शायद तुम पर पढ़ाई का ज्यादा तनाव है। मैंने भी उसका मूड हल्का करने के लिए मजाक में कहा, अरे तुम्हें तो स्लीप पैरालिसिस हुआ होगा, सोते समय सीने पर हाथ रखकर मत सोया करो। शियाओनिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। उसी शाम जब मैं अपने घर पर था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने शिया किन्मो कैजुअल कपड़ों में खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड इवनिंग क्लासमेट। मैं तौलिया हाथ में लिए बेवकूफों की तरह उसे घूरता रह गया। अंदर से ही ताओती सिर पीट कर चिल्लाया, अरे महाबेवकूफ, लड़की खुद चलकर तेरे घर आई है और तू हाथ में तौलिया लेकर बुत बना खड़ा है। तू मुझे पागल करके छोड़ेगा? दरवाजे पर खड़ी शिया किन्मो के चेहरे पर लाली दौड़ गई। उसने शर्माते हुए कहा, सॉरी जियाबॉक, क्या यह बहुत अचानक था, पर जब से तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें दिल दे बैठी हूँ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या आज रात मैं तुम्हारे पास रुक सकती हूँ? अंदर से ही ताओती बेकाबू होकर चिल्लाया, बाप रे, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। यह लड़की तो बहुत ही उतावली निकली। तभी अचानक पीछे गलियारे से वो शियाओनिन बाहर आई। वो भी झेंपते हुए बोली, जियाबाओ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। किन्मो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम जियाबाओ को पसंद करती हो? सच तो यह है कि मैं भी जियाबाओ को पसंद करती हूँ। ही ताओती का दिमाग फिर गया। अरे तेरी तो एक साथ दो सुंदरियां। छोटे बाओ, अगर आज तूने कुछ नहीं किया ना, तो मैं तुझे जिंदगी भर नामर्द समझूंगा। दोनों को चुन ले। वो दोनों लड़कियां मुस्कुराते हुए मेरे करीब आईं। बाओ बाओ, तुम किसे चुनोगे या फिर हम दोनों को रखोगे?
हमें कोई एतराज नहीं है। एक पल के लिए तो मेरा भी दिमाग घूम गया, पर फिर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने तुरंत गंभीर होकर कहा, एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि यह सच है पर नहीं। नकली किन्मो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कमीने, तू इतनी सुंदर लड़कियों का प्रपोजल ठुकरा रहा है। मैंने कड़क आवाज में अपनी गुरुजी की हिदायत याद करते हुए कहा, मेरी गुरुजी ने कहा है कि जो मर्द खुद की इज्जत नहीं करता वो सड़े हुए पत्ता गोभी जैसा होता है। और सबसे बड़ी बात, जो शिया किन्मो और वो शियाओनिन को मैं जानता हूँ, वो कभी ऐसी बेशर्म हरकतें नहीं कर सकती। मैं सच्चे प्यार पर यकीन करता हूँ। इतना सुनते ही वो दोनों लड़कियां धुएं में उड़ गईं और उनके पीछे से बुशियानलू का चमचा अली बाहर निकला। अली ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह, मानना पड़ेगा तुम आसानी से बहकावे में नहीं आते। तभी आका, वो शियानलू तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं। मैंने तंज कसते हुए कहा, तो यह था वो खौफनाक तोहफा जो वशियानलू भेजने वाला था। बेहद घटिया दर्जे का नाटक था। अली खौफनाक मुस्कान के साथ काले धुएं में गायब हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अंदर से ही ताओती सिर पीट कर रोने लगा। धिकार है, मुझे लगा आज रात कोई जबरदस्त रोमांटिक शो देखने को मिलेगा, पर निकला यह बकवास मायाजाल। तो महाबेवकूफ है छोटे। अगले दिन जब मैं हंटर एसोसिएशन के दफ्तर की तरफ गया तो वहां भी क्लास हंटर आपस में बहस कर रहे थे कि आजकल बहुत ज्यादा मिशन मिल रहे हैं, जबकि कुछ हंटर एक दूसरे की कमियों का मजाक उड़ा रहे थे। अगले ही पल हंटर एसोसिएशन के कैंपस में बी क्लास हंटर और यान ये के बीच बहस शुरू हो गई। एक हंटर चिल्लाया, अगर तुम एक क्लास हंटर बने हो तो सिर्फ अपने खानदान की वजह से। यान ये का पारा चढ़ गया, अगर हिम्मत है तो यह बात दोबारा बोलकर दिखा। किन्मो ने बीच में आकर शांत कराने की कोशिश की, लड़ना बंद करो। आजकल वैसे ही राक्षसों का हमला बढ़ गया है, सब थके हुए हैं। लेकिन वो हंटर वो शियाओनिन पर बरस पड़ा, तुम तो बस सपने देखती हो, तुम्हें लड़ाई के बारे में क्या पता। शियाओनिन हकलाने लगी, मैंने तो बस सबकी फिक्र कर रही थी। उसी वक्त अंधेरे कोने में छिपा वो शियानलू का चमचा अली एक घिनौने राक्षस के साथ मजे ले रहा था। वो राक्षस असल में हार्ड करप्टिंग मॉन्स्टर था, जो इंसानों के गुस्से और कड़वाहट को बढ़ाकर उन्हें आपस में लड़ाता था। अली फुसफुसाया, हाँ लड़ो, एक दूसरे का खून बहा दो। वो हंटर मेरी तरफ मुड़ा और ताना मारने लगा, और यह वांग जियाबाओ किस्मत के बल पर आगे बढ़ा है। कल रात बड़ा हीरो बन रहा था, आज कुछ बोल क्यों नहीं रहा। अली खुशी से झूम उठा, बढ़िया, ऐसे ही पूरी गैंग आपस में टूटकर बिखर जाए। लेकिन तभी मैंने अपनी गर्दन मोड़ी और सीधे उस अंधेरे कोने में छिपे अली की तरफ देखा। अली चौंक गया, असंभव, यह मुझे देख कैसे सकता है। मैंने कड़क आवाज में सबको रोका, क्या तुम लोगों की बकवास खत्म हुई। मैंने एक ही झटके में ही ताओती की काली ऊर्जा से उस छिपे हुए राक्षस का काम तमाम कर दिया। एक ही पल में सबका गुस्सा शांत हो गया और दिमाग से काला धुआं छंट गया। किन्मो ने राहत की सांस ली, अभी अभी क्या हुआ था। मैंने समझाया, वो एक माइंड करप्टिंग मॉन्स्टर था जो इंसानों की कड़वाहट और गुस्से को बढ़ाकर उन्हें आपस में लड़ाता है। उसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती, पर वो इंसानों के दिल से खेलता है। यांग ये और बाकी हंटरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हंटर शियाओनिन और यांग ये से माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, जो मैंने कहा वो मेरा असली गुस्सा नहीं था। यांग ये ने भी हाथ जोड़ लिए, मेरी भी गलती थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, चलो छोड़ो, आज मेरी तरफ से सबको गर्मा गर्म हॉट पॉट की दावत। हे ताओती अंदर से बेकाबू होकर चिल्लाया, वाह छोटे, एक दावत से काम न बने तो 4 दावतें देना। लेकिन उसी रात जब मैं सोया तो मुझे एक खौफनाक दुस्वप्न ने घेर लिया। सपने में चारों तरफ अंधेरा था और वो शियानलू की खौफनाक आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। सपने में मरना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरे सामने मेरे माता पिता की पुरानी सुंदर तस्वीर उभर आई। वो शियानलू मेरे पीछे आकर फुसफुसाया, हे ताओती, देखो कितना हंसता खेलता परिवार था। सोचो वो क्यों मारे गए। तुम्हारे माता पिता एक अच्छी और शांत जिंदगी जी सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने तुम्हें जन्म दे दिया। तुम्हारी वजह से उन दोनों की दर्दनाक मौत हुई। मैं उस गहरे खौफनाक अंधेरे में तड़पने लगा। सपने के गहरे अंधेरे में वो शियानलू चिल्लाता रहा, तू अपने माता पिता के लिए पनौती है, तूने ही उन्हें मारा है, तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तू मर जा। अंदर से ही ताओती दहाड़ा, मैं इस कमीने का मुंह फाड़ दूंगा। उधर असल दुनिया में मेरी कलाई पर बंधी निगरानी घड़ी की लाल बत्ती तेजी से बजने लगी। कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। सर, टारगेट की शक्तियों का इंडेक्स खतरे के निशान को पार कर गया है, वो बेकाबू हो रहा है। अफसर तियानियू ने हुक्म दिया, सारे ए क्लास हंटरों और स्वत दस्ते को भेजो, उसकी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो और गिरफ्तार करो। लेकिन सपने के अंदर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने दिल के दर्द पर काबू पाया और अपनी काली शैतानी तलवार खींच ली। वो शियानलू का वो साया चीखा, असंभव, तू इस सपने को कैसे तोड़ सकता है। मैं इस सपने का मालिक हूँ। मैंने ठंडी नजरों से कहा, कम से कम तेरी वजह से मुझे अपने माता पिता की झलक देखने को मिल गई, इसलिए मैं तुझे तड़पाए बिना एक झटके में मारूंगा। मैंने एक ही बार में उसके उस सपने वाले रूप को चीरकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो साया चीखते हुए गायब हो गया। उधर मेरी इमारत के बाहर स्वत दस्ते बंदूक के ताने खड़े थे। तियानियू चिल्लाया, कमांडो अंदर घुसो, 1 सेकंड की देरी में कई जाने जा सकती हैं। डायरेक्टर शिया ने रोका, रुको, अभी थोड़ा इंतजार करो। तियानियू गुस्सा हुआ, डायरेक्टर
डायरेक्टर शिया, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? देखिए डेटा कितना ऊपर जा रहा है। लेकिन तभी अचानक मॉनिटर पर मेरे खतरनाक आंकड़े एकदम गिरकर नॉर्मल हो गए। तियान्यू हक्का बक्का रह गया। यह कैसे हो सकता है? उसने इतनी बड़ी राक्षसी ऊर्जा को भी दबा दिया। डायरेक्टर शिया ने कहा, बिना मेरे हुक्म के कोई अंदर नहीं जाएगा। सपने से जागकर जब मैं बाहर निकला तो सामने वो श्यान नू खड़ा था। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुड इवनिंग। तुम्हारी बदौलत एक बहुत ही घिनौना सपना दिखा। वो हंसकर बोला, इतनी दूर क्यों खड़े हो? क्या मुझसे डर लग रहा है? ही ताओती अंदर से बड़बड़ाया, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी इसकी मुंडी उखाड़ दूं। मैंने कहा, अगर तुम्हें मुझे मारना होता तो तुम कब का मार चुके होते। वो श्यान नू, सीधे सीधे बताओ तुम्हें आखिर चाहिए क्या? वो मेरे चेहरे को देखते हुए क्रूरता से मुस्कुराया, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसे दिखते हो। तुम्हारी माँ बहुत चालाक औरत थी। वो जानती थी कि वो मेरे सामने एक चींटी की तरह कमजोर है, इसलिए उसने अपनी पूरी बची हुई जिंदगी और ताकत मुझे कमजोर करने में लगा दी। नौली खानदान की उन औरतों को तो मुझे 1000 साल पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। उस राक्षस वुशियान नू के दिमाग में 1000 साल पुरानी नफरत की आग जल रही थी। वो जानता था कि मेरी माँ के नौली खानदान की औरत ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे 1000 साल के लिए सील कर दिया था। उसने साफ अल्टीमेटम दिया, 3 दिन बाद अपने पुराने पैतृक हवेली पर आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे दोस्तों का खून बहाऊंगा। 3 दिन बाद मैं अकेला अपने पुराने खानदानी हवेली पर पहुंचा। सामने मेरे पिता के शरीर पर कब्जा जमाए वुशियान नू खौफनाक मुस्कान के साथ खड़ा था। तुम आ गए। नौली खानदान के सील को सिर्फ नौली खानदान का ही खून खोल या बंद कर सकता है। अगर तुम ना आते तो मुझे तुम्हारे दोस्तों का कत्ल करना पड़ता। मैंने अपने दांत भींचे, मैं आ गया हूँ। अब मेरी बात सुन। मैंने अपनी पूरी ताकत से मुक्का चलाया, पर उसने आसानी से रोक लिया और हंसा। मामूली इंसानी तरकीबें। उधर हवेली के बाहर झाड़ियों में छिपे अफसर तियान्यू ने अपने स्वत सैनिकों को वायरलेस पर कड़ा हुक्म दिया, सब तैयार रहो। जब यह दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को अधमरा कर दे तो एक साथ हमला करके दोनों का काम तमाम कर देना। किसी को जिंदा मत छोड़ना। हवेली के अंदर तभी मेरी गुरुजी कांगरुंग भागते हुए आई। वो नौली खानदान का सबसे खौफनाक बलिदानी सील मंत्र चलाने वाली थी। नौली सील दानव विनाशक चक्र। मैंने गुरुजी का हाथ थामकर उन्हें रोक दिया। गुरुजी, इस दुनिया में आपके सिवा मेरा और कोई परिवार नहीं बचा है। मेरा खून आपसे भी ज्यादा शुद्ध है और मेरी ताकत आपसे ज्यादा है। आज यह जंग मैं लड़ूंगा। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। छोटे बाव, एक बार यह सील शुरू हो गई तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। मैंने अपनी आंख की पट्टी पूरी तरह खोल दी और अपनी आत्मा को ही ताओती के हवाले करते हुए कहा, हे ताओती, मेरी आत्मा अब तुम्हारी है। हे ताओती, मेरी आंख के अंदर से वफादारी और घमंड से गरजा। ठीक है छोटे, आज मैं भी तेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी की बाजी लगाता हूँ। मैंने नौली खानदान के सुनहरे खून की सील और ही ताओती की खौफनाक काली शैतानी आग को एक साथ मिला दिया। मेरे चारों तरफ सोने और काले रंग की तबाही मचाने वाली रोशनी फैल गई। वुशियान नू खौफ और गुस्से से चीख पड़ा, हजारों साल पुराने वही पैंतरे फिर से मुझ पर इस्तेमाल कर रहे हो। 1000 साल तक गहरे नर्क के अंधेरे में बंद रहने का दर्द तुम क्या जानो। नौली खानदान जब तक खत्म नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैंने और ही ताओती ने मिलकर अपनी आखिरी और सबसे शक्तिशाली महासील का प्रहार कर दिया। काले शोले और सुनहरी रोशनी ने वुशियान नू को चारों तरफ से जकड़ लिया। वो नर्क की अतल गहराइयों में खींचने लगा और पागलों की तरह चिल्लाया, अरे नीच लड़के, तू सोचता है कि अपने खून से मुझे हमेशा के लिए सील कर देगा। मैं इस ब्रह्मांड के अंधेरे से पैदा हुआ हूँ, लेकिन हमारी आखिरी दहाड़ के साथ वुशियान नू का खौफनाक साया हमेशा हमेशा के लिए उस महासील के अंदर बंद हो गया। पूरी हवेली में शांति छा गई और मैंने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों और गुरुजी की तरफ देखा। जैसे ही वुशियान नू का खौफनाक साया हमेशा हमेशा के लिए सील हो गया, हवेली में फैली रोशनी के बीच 2 पवित्र रूहें प्रकट हुई। वो मेरे माता पिता थे, वांग सुभेंग और लिन रूक्सुए। मेरे पापा और मम्मी की आत्माओं ने आंसुओं के साथ मुझे देखा। मम्मी ने रोते हुए कहा, छोटे बाव, तुम कितने बड़े हो गए हो। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ नहीं रह सकी और तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे बच्चे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मम्मी पापा और मम्मी ने मुस्कुराते हुए मेरी गुरुजी कांगरों की तरफ देखा। छोटी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सालों तक तुमने हमारे छोटे बाव का ख्याल रखा। गुरुजी रोते हुए मुस्कुराई। मम्मी ने जाते जाते कहा, छोटे बाव, अपना ख्याल रखना, टाइम पर खाना और सोना, और याद रखना तुम्हारे पापा और मम्मी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रोशनी के वो सुंदर कण आसमान में विलीन हो गए। मैंने अपनी आंखें पोंछी और राहत की सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, मैंने आज अपने मम्मी पापा को देख लिया। तभी बाहर अचानक हथियारों की गूंज सुनाई दी। करप्ट डिप्टी चीफ झो ने सुमत जवानों को हुक्म दिया, टारगेट बेकाबू हो चुका है, तुरंत गिरफ्तार करो, जरूरत पड़े तो गोली मार दो। लेकिन तभी डायरेक्टर शिया अपने सरकारी दस्ते के साथ वहां धमकी और उन्होंने डिप्टी चीफ झो को हथकड़ी पहना दी। डिप्टी चीफ झो गैर कानूनी तरीके से सेना बुलाने और अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है।
डिप्टी चीफ झो दांत भींच कर रह गया। डायरेक्टर शिया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, वान जियाबाओ, तुमने बहुत शानदार काम किया, अब बाकी सब हम संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद एक बेहद खूबसूरत और चमकदार सुबह हुई। मेरी आंख के अंदर से ही ताऊती पेट पकड़कर चलाया, अरे उठ भी जा छोटे, आज का मौसम तो गर्मा गर्म हॉट पॉट खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी आंख पर पट्टी बांधी और जैसे ही दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने शिया, किंगमो, वो शियाओनिंग, यान ये, शिले और गुरुजी पहले से ही टेबल पर हॉट पॉट सजाकर बैठे हुए थे। किंगमो ने हंसकर कहा, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। शियाओनिंग बोली, अगर जल्दी नहीं आए तो मैं सब खा जाऊंगी। यान ये ने कुर्सी खींची, आओ भाई यहाँ बैठो। मैंने अपने सच्चे और वफादार दोस्तों को देखा और दिल से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गया। उधर दूर अंधेरे कमरे में बैठा एक रहस्यमयी चेहरा अपने चमचे से कह रहा था, वो शियांग लुओ का खेल खत्म हो गया, लेकिन उस लड़के की दाहिनी आंख में बंद प्राचीन राक्षस अब भी बहुत कीमती है। अभी सही वक्त नहीं आया है, उस पर कड़ी नजर रखो।